नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर के ही थर्ड सेमेस्टर की इतिहास की बात करेंगे और इस पूरी की पूरी जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है जो पूरे साल बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, केवल और केवल उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से शासक आए, कौन कौन सी नीतियां चलाई, कौन कौन से लोग थे, किस प्रकार की उन्होंने शासन व्यवस्था स्थापित की, इन सब के बारे में हमें जानना है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखने का प्रयास करोगे कि भारत के अंतर्गत कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई, या फिर क्या कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गयासुद्दीन बलबन कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक कौन था और इब्राहिम लोदी कौन था। उसके बाद कहते हैं इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर आया, बाबर ने कह सकते हैं अपनी मुगलों की स्थापना की। तो बाबर कौन था, बाबर ने कब स्थापना की, उसका बेटा हुमायूं आया, हुमायूं ने कौन सी व्यवस्था चलाई, हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने अपनी भूमिका निभाई और शेरशाह सूरी को वापस से हुमायूं ने हराकर अपनी राजगद्दी वापस में ले ली। और इसी तरह जहांगीर के क्या योगदान है, शाहजहां का क्या योगदान है। मोस्टली इसके अंतर्गत बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री की वीडियो बनाई थी उसमें आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था और उसी को देखकर मैंने यहाँ पर उसी के आगे के इतिहास को बताने की क्या की है, कोशिश की है। आप भी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और धीरे धीरे करके इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी सन 1206 में। इससे पहले का जो इतिहास है उसमें हम ये देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार मोहम्मद गौरी को मारा और मोहम्मद गौरी की क्या व्यवस्था थी। मोहम्मद गौरी जब अपने देश कह सकते हैं चला गया था, उस टाइम पर उसके मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की क्या की, शुरुआत की। नोट्स के माध्यम से पढ़ाता जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना, एक एक करके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो है मुगल स्रोतों का सर्वेक्षण किस प्रकार किया जाता था। अर्थात ये बताने की कोशिश की गई है कि जो मुगल साम्राज्य है अगर वहां पर हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो कौन कौन से स्रोतों का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा स्पीडली चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में आप कम से कम समय पर अधिक से अधिक ज्यादा क्या कर सको, नॉलेज ले सको और अपने एग्जाम को अच्छा कर सको। चलो सबसे पहले उत्तर की तरफ चलते हैं। मुगल स्रोतों का सर्वेक्षण करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से दस्तावेज है जिसके माध्यम से आप मुगलों का क्या कर सकते हो, इतिहास को उजागर कर सकते हो। तो सबसे पहला है जिसे कहते हैं प्राथमिक स्रोतों का सर्वेक्षण, यानी इसमें सबसे पहले हमने इसको कई सारे कैटेगरी में बांट रखा है। तो इसी में सबसे पहला है आपका मुगल दरबार के दस्तावेज। अर्थात ये बताने की कोशिश की गई है कि जो मुगल थे उनके दरबार के अंतर्गत एक कई सारे दस्तावेज तैयार किए जाते थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मुगलों के जो राजा थे वो कई सारे फरमान जारी करते थे, आज ये वाला आदेश जारी हुआ, आज ये वाला आदेश जारी हुआ, फरमान मतलब आदेश। और इन फरमानों के तहत ही अगर देखा जाए उन राजाओं ने जो जो नीतियां चलाई, जो जो शासन व्यवस्था चलाई, उस नीति के माध्यम से हमें साफ तौर पर मुगलों की क्या मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी कि उन्होंने जिस नियम का प्रयोग किया वो जनता के लिए कैसे थे, वो लाभदायक थे, हानिकारक थे, जनता उसका सम्मान कर रही थी या नहीं कर रही थी। इसीलिए इसको हमें जानना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो ये पहला स्रोत था। नंबर 2, इतिहासकारों के लेख। अर्थात उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुगल दरबार के अंतर्गत बहुत सारे इतिहासकार भी आए थे, उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अब उसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था अबुल फजल, जिसने क्या किया, जिसने अकबरनामा लिखी। अकबरनामा के भी कितने भाग है, 3 भाग है। पहली 2 है जो इतिहास के बारे में बताती है, तीसरी है आईने अकबरी। तो अकबरनामा पूरे के पूरे अकबर के बारे में बताती है कि अकबर की क्या छवि थी, कैसे लोग थे, कौन सी नीतियां थी, या फिर अकबर लोगों से कैसे रहता था। इन सब के बारे में हम डिटेल में भी आगे क्वेश्चन आएगा तब पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ एक और कह सकते हैं इतिहासकार था अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी एक बुक लिखी जिसका नाम है बादशाहनामा। तो मुगल दरबार के अंतर्गत बहुत सारे जितने भी कह सकते इतिहासकार थे उन्होंने अनेक राजाओं के बारे में क्या लिखी, पुस्तकें लिखी। बाबरनामा जो है वो किसके ऊपर है, बाबर के ऊपर है। हुमायूं नामा हुमायूं के ऊपर है। अकबरनामा अकबर के ऊपर है। और जहांगीरनामा जहांगीर के ऊपर है। ठीक है। और एक और है शाहजहां नामा जिसे बादशाह नामा के नाम से जाना जाता है, वो किसके ऊपर है, शाहजहां के ऊपर है। और इसके साथ साथ जो आपकी आखिरी है उसे कहते हैं आलमगीर नामा, जो किसके ऊपर है, औरंगजेब के ऊपर है। ये सारी पुस्तकें लिखी गई और इससे भी हमें मुगलों के इतिहास की क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। समझ आ गया। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यात्रियों के वृत्तांत। अर्थात आप सब ये देखने की कोशिश करोगे कि यात्रियों के वृत्तांत क्या है। आप सबको पता है जब भी कभी कोई व्यक्ति किसी एक देश से दूसरे देश में जाता है, यात्रा करने जाता है, वो व्यक्ति वहां यात्रा करेगा, यात्रा करके जो देखेगा, जो समझेगा, उस चीज को क्या करेगा, अपनी पुस्तकों में लिखेगा। ऐसी करके जो देखा जाए आपका 1656 में एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था
फ्रांसवा बर्नियर भारत में आया। भारत में आकर उसने 12 साल तक यहाँ पर कह सकते हैं अपनी भूमिका निभाई। और जिस समय पर वो आया था तो उसने यहाँ पर भारत में मुगल दरबार के बारे में देखा, हर चीज के बारे में जांचा परखा, और उसने एक बुक का निर्माण किया जिसे कहते हैं ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ये पुस्तक भी हमें मुगलों के इतिहास को क्या करती है, उजागर करने में मदद करती है। तो ये आपके भी कई सारे आने वाले हैं। हमने अभी पहले प्राथमिक स्रोत पढ़े थे जिसमें 3 पॉइंट थे। अब बात करते हैं द्वितीय स्रोतों का सर्वेक्षण, जिसमें आधुनिक इतिहासकारों के लेख हैं। मतलब अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में भी बहुत सारे लोगों ने पुस्तकें लिखी, लेकिन आज के टाइम के भी तो लोग क्या करते हैं, आधुनिक काल के जो इतिहासकार है वो अपने तरीके से अपनी चीजों को बताने का प्रयास करेंगे, जैसे कि क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। और इसीलिए साफ तौर पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक इतिहासकार भी अपने नजरिए से लोगों को चीजें बताने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और हर चीज के बारे में बेहतर और बेहतर जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। तो आधुनिक इतिहासकारों ने भी अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं जिसके माध्यम से मुगलों के इतिहास को उजागर किया जा सकता है। विद्वानों के निबंध, जो बहुत सारे मुगल दरबार में बहुत सारे बड़े बड़े इतिहासकार थे या बहुत सारे कह सकते हैं लेखक थे, उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े निबंध लिखे। हमारा राजा ऐसा था, उन्होंने इतने राज्य पे जीत प्राप्त की, उन्होंने यहाँ पर इस बल का प्रयोग किया, इस राज्य को उन्होंने धूल चटा दी। ऐसे करके उन सबने जो निबंध लिखे हैं उस पूरे निबंध से भी हमें क्या मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। संग्रहालय तथा पुस्तकालयों के संग्रह, मतलब साफ तौर पे ये बताया गया कि संग्रहालय यानी आपका जो म्यूजियम हो गया, और पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। जो म्यूजियम है और लाइब्रेरी है इसके अंदर ना बहुत सारी बुक्स लिखी गई है, बहुत सारी कह सकते हैं इमारतें हमें मिली हैं। उन इमारतों और उन पुस्तकों के माध्यम से मुगलों के इतिहास को आसानी से क्या किया जा सकता है, उजागर किया जा सकता है, और उनको किसी भी प्रकार की क्या नहीं करनी पड़ेगी, इसके माध्यम से समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ आ गया? अभी आपका खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं सर्वेक्षण के तरीके। सर्वेक्षण के तरीके मतलब जब भी कभी वो जांच पड़ताल करने जाते हैं तो कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें नंबर 1 है आपका पुस्तकालयों से जानकारी। अर्थात मुगलों के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो पुस्तकालय बहुत सारे ऐसे हैं जिससे हमें इनके बारे में संपूर्ण क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उन पुस्तकालयों में बहुत सारी बुक्स वगैरह रखी है जिससे हम मुगलों के इतिहास को क्या कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 संग्रहालय से जानकारी। अर्थात उन्होंने साफ तौर पे बताने की कोशिश की कि बहुत सारे ऐसे संग्रहालय, उस संग्रहालय से भी हमें क्या मिलेगी, जानकारी। जो हमने म्यूजियम के बारे में पढ़ा था उसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता देना है। नंबर 3 क्षेत्र से जानकारी। अर्थात हम साफ तौर पे बता सकते हैं कि मुगलों के इतिहास को अगर उजागर करना है तो उसके लिए हम अनेक प्रकार के क्षेत्रों का दौरा कर उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 हम बात करेंगे आपका ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, आपका हुमायूं टॉम्ब हो गया या सफदरजंग टॉम्ब हो गया। यानी मुगलों के द्वारा बनाई गई जो भी इमारत है उससे हमें मुगलों के इतिहास को क्या मिल सकती है, उसको उजागर करने में हम ज्यादा कैपेबल हो सकते हैं। नंबर 4 विशेषज्ञों से मिलना, जिसे कहते हैं स्पेशलिस्ट। अर्थात अगर हम बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोगों से मिलेंगे तो उससे भी हम मुगलों के इतिहास को उजागर कर सकते हैं और हमें बिल्कुल भी ज्यादातर दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? लास्ट पॉइंट है आपका शिलालेख। शिलालेख वह लेख होते हैं जिसमें पत्थरों के द्वारा कह सकते हैं बहुत सारी चीजों को उत्कीर्ण किया जाता है। जब मुगलों ने बहुत सारे कह सकते हैं भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, महल बनवाए, और चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे हुमायूं का मकबरा हो, चाहे आगरा का ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, इन सभी पर बनवाने से पहले इन्होंने कई सारे शिलालेखों का निर्माण करवाया जो पत्थरों पर लिखे हुए लेख होते हैं, और उससे भी हम मुगलों के इतिहास को क्या कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने आपको इसे समझाया। ठीक है, समझ आ गया? अब ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कुतुब परिसर के भीतर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मुगल वास्तुकला का उल्लेख कीजिए। यानी मुगलों ने कौन कौन सी वास्तुकला की शुरुआत की। और इसके साथ साथ दूसरा इसी में अगर चेंज करके क्वेश्चन आता है, इंडो इस्लामिक शैली का वर्णन कीजिए। कोई भी आता है आपको सिर्फ बताना है कि मुगल जो थे वो किस प्रकार कौन कौन सी कला में माहिर थे और किस प्रकार कह सकते हैं उन्होंने कौन कौन सी चीजों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब चलते हैं उत्तर की तरफ। जो कुतुब परिसर है उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो मुगलों ने बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया, बहुत सारी इमारतें बनवाई, और इसके अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि वो इमारतें आज के टाइम पर कितने वजूद में है और कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये जिस शैली से बनाए जाते थे वो थी इस्लामिक शैली। इस्लामिक शैली मतलब जिसमें इस्लाम के नए नए तरीकों का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि इसमें वो क्या करते थे, गुम्बद बनाते थे, गुम्बद के साथ साथ कह सकते हैं मीनार बनाते थे। गुम्बद क्या होता है आप पिक में देख लो, ठीक है, और मीनार उसके आगे जो हमारे 4 मीनवार होती है उसे मीनार कहते थे। तो ऐसी करके हमें इस पूरी वास्तुकला के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके सारे पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सल्तनत वास्तुकला का उद्भव सन 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सल्तनत वास्तुकला की शुरुआत की गई थी। और इसी के टाइम पर अगर देखा जाए तो इसने एक कुतुब मीनार नाम की जो इमारत दिल्ली में है उसका निर्माण इसने कार्य क्या किया था, शुरू किया था।
इसने धीरे धीरे करके इसका निर्माण कार्य शुरू किया। जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो इसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जो इसका दामाद था इल्तुतमिश, उसने इस पूरे कुतुब मीनार को बनाने का क्या किया, प्रयास किया और इसको पूर्ण रूप से क्या किया, निर्मित किया। तो ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वास्तुकला का क्या था, उद्भव नमूना था। समझ आ गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कुतुब परिसर में सल्तनत वास्तुकला का उद्भव 14वीं शताब्दी तक आते आते अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी कह सकते हैं वास्तुकला का मतलब बहुत सारी इमारतों का निर्माण कर दिया था। ठीक है, जिसमें आपका ये मान लो आपका कुतुब मीनार हो गया, तुगलकाबाद का किला हो गया, ठीक है, और आगे चल के इन्होंने बहुत सारी क्या की, इमारतों का निर्माण करवाया। तो कब क्या क्या बनाया गया और कैसे कैसे बनाया गया, कौन कौन सी वास्तुकला ज्यादा अच्छी है, उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनना, इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स है वो समझाता हूँ। कुतुब परिसर में सल्तनत वास्तुकला की विशेषताएं, इसमें सबसे पहला आता है जिसे कहते हैं इस्लामी वास्तुकला। इस्लामी वास्तुकला वह वास्तुकला है जिसके अंतर्गत इस्लामिक व्यक्तियों ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करवाया, अनेक प्रकार की इमारतें बनवाई, जिसमें ताजमहल हो गया, आगरा का किला हो गया, आपका कुतुब मीनार हो गया, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जैसे हुमायूं का मकबरा हो गया, सफदरजंग टॉम्ब हो गया। ये सारी वो जगह है जो इन्होंने क्या की, उस टाइम पर निर्मित की थी। तो उस इसी को क्या कहा जाता है, इस्लामी वास्तुकला कहा जाता है। अब एक एक करके इनको डीपली क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इन्हीं को हमें डीपली बताना है। सबसे पहले बात करेंगे ताजमहल। तो ताजमहल आप सबको पता है कि जो शाहजहां था उसने अपनी तीसरी बेगम जिसका नाम था मुमताज, उसकी याद में, उसकी प्रेम में उसने क्या किया, ताजमहल का निर्माण करवाया। इसको निर्मित करने में काफी साल लगे और इसको जब निर्मित किया गया तो जितने भी मजदूर थे उन सबके हाथ कटवा दिए गए ताकि कोई भी व्यक्ति इस नमूने को दोबारा ना बना सके। और ये जो विश्व की धरोहर है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये उसके प्रेम का प्रतीक है। तो आगरा का जो ताजमहल है वो भी हमें इस्लामी वास्तुकला के बारे में और उसकी कह सकते हैं जानकारी हमें देता है, और भारत में छोड़ो पूरे विश्व में नंबर 1 पर है या अजूबा। समझ आ गया। नंबर 2, लाल किला। दिल्ली में जो कह सकते हैं लाल किला था वो शाहजहानाबाद की महत्वपूर्ण कह सकते हैं जगह है। तो शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने अपने आसपास में जिस पूरे इलाके को बसाया तो उसे शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसे आज चांदनी चौक कहते हैं। और उसी के आसपास कहते हैं उसकी पुत्री जहां आरा और रोशन आरा ने क्या किया, इस पूरे लाल किले का निर्माण कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके साथ साथ शाहजहां का तो इसमें क्या था, पूर्ण योगदान था। और इसी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी वास्तुकला को बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ाने की क्या की, कोशिश की। समझ आया। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। तो जो मुगलों का सबसे अच्छा शासक था जिसका नाम था अकबर, अकबर ने अपने टाइम पीरियड के अनुसार अपनी राजधानी आगरा से हटा के फतेहपुर सीकरी की थी, क्योंकि यहां से वो सीधा कहां जाता था, अजमेर शरीफ। और इसीलिए उसने फतेहपुर सीकरी से डायरेक्ट अजमेर शरीफ के लिए सड़क का निर्माण करवाया और इसीलिए उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को क्या कर दिया था, निर्मित कर दिया था। और धीरे धीरे करके इसी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया, सम्राट अकबर द्वारा किया गया। इस्लामी वास्तुकला को पढ़ने के बाद अब बात करते हैं भारतीय वास्तुकला की। देखो भारतीय वास्तुकला क्या है, जैसे इस्लाम के लोगों ने अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई ना, ऐसे भारत के लोगों ने भी अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई थी और उनके बारे में भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्योंकि इंडो इस्लामिक शैली केवल इस्लाम की नहीं है, उसमें इंडो मतलब इंडिया, इंडिया और इस्लाम की शैली को मिलाकर बनाया गया। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में ऐसी अनेक प्रकार की इमारतें हैं जो प्राचीन काल में बनाई गई थी, जिसमें कैलाशनाथ मंदिर हो गया और अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई। ऐसे करके और भी कई सारे पॉइंट्स के बारे में क्या करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है हम्पी के मंदिर। कर्नाटक में अगर देखा जाए 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य जो बसा था, वहीं पर उसी समय पर कहते हैं हम्पी के मंदिर का निर्माण किया गया था। और हम्पी का मंदिर आज के टाइम पर इतना ज्यादा कह सकते हैं प्रसिद्ध है, क्योंकि आप सबने हमारी इंडियन करेंसी के बारे में सुना होगा। भारतीय मुद्रा जो नया वाला 50 का नोट है ना, उसमें पीछे हम्पी का रथ बना हुआ है। अर्थात ये एक ऐसी वास्तुकला है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। इसीलिए हम्पी के मंदिर को इसके अंतर्गत रखा गया है। नंबर 2, वाराणसी के घाट। आप सबने बनारस के बारे में सुना होगा। अब बनारस के अंतर्गत लोगों ने बहुत सारे कह सकते हैं घाट बना रखे हैं, और वाराणसी में अगर देखते हैं कोई भी व्यक्ति जाता है ना, तो हमेशा उसे वहां की अलग कह सकते हैं इमेजिनेशन, वहां के लोग, वहां की प्रथाएं, उन सब से वो प्रेरित हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोग जब वहां जाते हैं तो वहां जाकर वो उन लोगों के तौर तरीकों से मोहित हो जाते हैं। मोहित मतलब उसके कायल हो जाते हैं, उसके प्रेम में डूब जाते हैं। और उसी समय पर अगर हम बात करें तो वाराणसी के बहुत सारे घाट हैं, जिसमें से नमो घाट हो गया, मणिकर्णिका घाट हो गया। देखो मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जो 2400 घंटे जिस पर क्या जलती है,
चिताएं जलती हैं। और ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसे उसकी अस्थियों को बनारस में ले जाकर विसर्जित किया जाएगा तो उसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो वाराणसी का घाट किस वास्तुकला का उदाहरण है? भारतीय वास्तुकला का। नंबर 3, सोमनाथ मंदिर। गुजरात के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर को पहले हमने बहुत समय पहले बनाया था, लेकिन जो मोहम्मद गौरी था उसने इसे एक बार नहीं कम से कम 16 से 17 बार लूटा था। इस कारण वो जब भी आते थे, आने के बाद हमारे मंदिर को लूटते थे, हमें क्या करना पड़ता था? हमें उसे दोबारा निर्मित करना पड़ता था। तो वो आते थे, लूटते, हम दोबारा निर्मित करते थे। ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे देश में ये जो सोमनाथ मंदिर है ये भी एक बहुत ज्यादा भारतीय वास्तुकला का क्या है? उदाहरण है। तो आपने इस्लामी वास्तुकला के कुछ उदाहरण दिए और भारतीय वास्तुकला के, भारत के तो बहुत सारे हैं। हम सिर्फ अभी मेन कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जिससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब दोनों का हमें कंपैरिजन जोड़ के बताना है। इंडो इस्लामिक शैली से क्या निर्मित किया गया है? ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसमें भारत की शैली भी मिलाई गई है, इस्लाम की शैली भी मिलाई गई है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 3 आ जाता है मिश्रित वास्तुकला। मिश्रित वास्तुकला वह वास्तुकला है जिसके अंतर्गत दोनों शैलियों को मिश्रित कर कर नए तरीके से कई इमारतों को क्या किया गया? निर्मित किया गया। जिसमें नंबर 1 है ताजमहल। अब देखो सीधी सी बात है, ताजमहल केवल और केवल इस्लामिक शैली का उदाहरण नहीं है, इसमें भारतीय शैली की भी क्या है? महत्वता है। इसलिए हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि जो आगरा का ताजमहल है वो भारतीय और इस्लामिक दोनों शैली को मिलाकर क्या किया गया है? बनाया गया है। नंबर 2, लाल किला। दिल्ली में उपस्थित जो लाल किला है वो भी हमें इस चीज का साफ तौर पर क्या देता है? उदाहरण देता है, क्योंकि दिल्ली में जो लाल किला है वो इसी चीज पर बेस्ड है और इसमें भारतीय और इस्लामिक शैली का क्या है? मिश्रण है। नंबर 3, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अगर देखा जाए तो ये भी एक मिश्रित शैली का उदाहरण है, जिसमें हमें साफ तौर पर पता चलता है कि भारत में जो इस्लाम है और जो भारतीय शैली है दोनों को मिलाकर इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। नंबर 4, हुमायूं का मकबरा। जैसे ताजमहल है ऐसी उसी की सेम कॉपी अगर देखा जाए तो उसी की थीम पर बेस्ड हुमायूं का मकबरा बनाया गया है, और इसमें भी हमें साफ तौर पर क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि ये भारत की एक मिश्रित शैली का क्या है? अद्भुत नमूना है। इस निष्कर्ष की बात करते हैं। कुतुब परिसर के अगर विभिन्न शैलियों का विवरण हम देखेंगे तो उसमें भारतीय शैली भी मिलती है और हमें इस्लामिक शैली भी मिलती है, जो हमें संपूर्ण कह सकते हैं चित्रण क्या करती है? प्रस्तुत करती है। यह प्रश्न आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए और प्रशासन व्यवस्था को अच्छा करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए? अब देखो गयासुद्दीन बलबन था जिसने भी कह सकते हैं इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपनी भूमिका निभाई थी, और उसने अपने साम्राज्य के अंतर्गत ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं की, ऐसी क्या क्या नीतियां चलाई जिससे वो पूरे क्षेत्र पर अपना क्या कर पाया? कब्जा कर पाया। तो इसके बारे में बात करनी है। उत्तर की तरफ चलते हैं। गयासुद्दीन बलबन अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश के बाद एक बहुत बड़े साम्राज्य के नेता के रूप में उभर कर आया, जिसने पूरे क्षेत्र पर अपनी भूमिका निभाई। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है, एक एक करके इसके पॉइंट्स क्या करता हूं? समझाता हूं, ध्यान से सुनना। इसी का पहला पॉइंट है जो है केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। अर्थात गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया? सारी की सारी साम्राज्य की शक्ति थी अपने हाथ में रखी, अपने लोगों को कह सकते हैं अपने अंडर अपॉइंट करता था और उन्हीं के ऊपर शासन व्यवस्था चलाता था। मतलब कि वो पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम करने के लिए क्या था? तैयार था, और वो ये चाहता था कि संपूर्ण क्षेत्र पर उसका दबदबा, उसका कह सकते हैं शासन पूरी तरीके से उसके ऊपर क्या रहे? बरकरार रहे। उसी के बारे में इसने क्या किया है? बताया। और कोई भी व्यक्ति जो होगा जिसे उसने अपॉइंट किया है उससे कर लेना, और राज्य के ऊपर अगर देखा जाए तो कौन कौन सी विपदाएं आने वाली है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सब किसका कार्य था? गयासुद्दीन बलबन का। इसलिए उसने पूरे साम्राज्य में अपने आप को किस पर रखा? नंबर 1 पर। ठीक है, नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आंतरिक सुरक्षा। गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया? गयासुद्दीन बलबन ने पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम किया, और उसने ये बताया कि जितने भी व्यक्ति हैं, अगर मैंने जिन व्यक्तियों को अपॉइंट किया है और वो अगर राज्य के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं या विद्रोह करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें साफ तौर पर क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड दिया जाएगा। इसीलिए गयासुद्दीन बलबन ने इस व्यवस्था में जो भी व्यक्ति बगावत करता था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी और उसे मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, नंबर 3। अब बात करते हैं बलबन के द्वारा उठाए गए कदम। तो बलबन ने अपने टाइम पर कह सकते हैं सेना के लिए कई सारे कदम उठाए थे। नंबर 1, जिसमें उसने क्या किया? पहले मैं आपको बताता हूं। उसने क्या किया? सैन्य सुधार किया। उसने सेना को इतना ज्यादा कह सकते हैं मजबूत किया कि उसकी सेना इतनी ज्यादा प्रबल थी कि कोई भी अन्य व्यक्ति उनके साम्राज्य पर क्या ना कर सके? आक्रमण ना कर सके। इसीलिए जो गयासुद्दीन बलबन था उसने सेना को तो मजबूत किया, इसके साथ साथ उसे कई सारे टुकड़ों में विभाजित किया। टुकड़ों में विभाजित करने के बाद उसे सबसे ज्यादा ये फायदा होता था
कि जब सेना के छोटे छोटे ग्रुप बन जाते थे तो वो उसके एक एक सैन्य अधिकारी चुन लेता था और उन सभी सैन्य अधिकारियों को बोलता था कि तुम अपने अपने जो कह सकते हैं सेना के ग्रुप है उसके ऊपर क्या रखो, ध्यान रखो। तो इसलिए उसने सैन्य सुधार किया, उन्हें उच्च स्तरीय कह सकते हैं प्रशिक्षण देना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो ये काम किसने किया, गयासुद्दीन बलबन ने। अगला पॉइंट है प्रशासनिक सुधार। गयासुद्दीन बलबन ने पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम करने के लिए कई सारे प्रशासनिक व्यक्तियों को नियुक्त किया था। उनको जिलों में बांट दिया गया था, उनको एक एक इलाका दिया गया, वहां से तुम कर वसूलोगे, जनता की इच्छाओं को पूरा करोगे और जो भी उनके सामने उत्पन्न होने वाली समस्याएं उन्हें दूर करने का क्या करोगे, प्रयत्न करोगे। तो ये प्रशासनिक सुधार किसने किया, गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है। न्यायिक सुधार। गयासुद्दीन बलबन ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था को बहुत ज्यादा मजबूत कर रखा था। उसने ये बताया कि जितने भी सारे के सारे लोग हैं, अगर उनके साथ अन्याय नहीं होगा और उन्हें हमेशा कह सकते हैं न्याय मिलेगा तो उसके साम्राज्य का हमेशा विस्तार होगा। और इस कारण क्या हुआ, जब साम्राज्य में सभी को न्याय मिलने लगा तो इससे क्या हुआ, संपूर्ण क्षेत्र पर उनका दबदबा बढ़ने लगा और राजा का जो कह सकते हैं सम्मान प्रजा के प्रति क्या होने लगा, अच्छा होने लगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति जो दोषी होता था उसे उसे तुरंत ही क्या दी जाती थी, सजा दी जाती थी। ये भी पॉइंट हो गया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आर्थिक सुधार। गयासुद्दीन बलबन ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक सुधार के अंतर्गत उसने क्या किया, उसने ऐसा देखा कि जो राज्य से कर प्राप्त करता था उसके अंतर्गत उसने क्या किया, उसके अंतर्गत पूरे क्षेत्र पर उसने अपना दबदबा तो कायम कर रखा है, लेकिन वो कई बार राज्य के अंतर्गत जो प्रजा है उसको छूट भी दे रहा है। क्या छूट दे रहा है कि अगर तुम अपना कर इस बार नहीं चुका पा रहे हो तो कोई नहीं, तुम्हें थोड़े दिन की मोहलत दे दी जाएगी, तुम थोड़े दिनों बाद चुका देना। और अगर तुम थोड़े दिन बाद भी नहीं चुका सकते तो कई बार उस राजा ने क्या किया, प्रजा की जो कह सकते हैं सिचुएशन को देखकर उसने क्या किया, उनका कर कई बार माफ भी कर दिया। इसीलिए जो गयासुद्दीन बलबन था, प्रजा के सामने उसका जो दबदबा था बहुत ज्यादा क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है। अब इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे राजा के सिद्धांत, यानी राजा की क्या जिम्मेदारी होती है और राजा किस प्रकार अपने साम्राज्य को चलाने का प्रयास करता है। एक एक करके ये पॉइंट भी समझाता हूं। इसका सबसे पहला है राजा की शक्ति, अर्थात उसने साफ तौर पे ये बताया कि राजा की शक्ति, राजा की जिम्मेदारी ये होती है कि संपूर्ण क्षेत्र पर जनता की इच्छाओं को पूरा करना, दूसरे राज्यों से उनको जीत प्राप्त करवाना, इसके साथ साथ उनकी छोटी से लेकर बड़ी जरूरतों को पूरा करना, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना, उनके लिए कर व्यवस्था को सुनियोजित बनाना, ये सारे कार्य किसके होते हैं, राजा के। तो गयासुद्दीन बलबन ने इन्हीं कह सकते हैं तरीकों को क्या किया था, इस्तेमाल किया था। नंबर 2, राजा की जिम्मेदारी, अर्थात अगर देखा जाए तो यहां पर आपको इसको अलग पॉइंट तरीके से बताना पड़ेगा। राजा की जिम्मेदारी संपूर्ण प्रजा के बीच में यज्ञ करवाना, उनकी कुछ और जिम्मेदारी थी जैसे कि प्रजा के बीच में शांति का माहौल बना के रखना और जो भी हमारे आसपास के राज्य है उस पर हमारी जीत लगातार प्राप्त करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ये राजा की क्या होती थी, जिम्मेदारी होती थी। दोनों पॉइंट में आपको थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नंबर 3, न्याय, अभी हमने पढ़ा था। तो राज्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो न्याय एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि अगर व्यक्ति को न्याय मिलता रहेगा तो वो उस राज्य में रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करेगा और इसके साथ साथ राज्य के प्रति हमेशा वफादार बना रहेगा। इसीलिए जो बलबन था उसने न्याय व्यवस्था को बहुत ज्यादा अच्छा कर रखा था ताकि प्रजा उसकी क्या करे, बात माने। नंबर 4, सुरक्षा। एक राज्य के अंतर्गत सुरक्षा सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अगर राज्य के अंतर्गत लोगों को सुरक्षा मिल रही है तो वो उस सुरक्षा के माध्यम से अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखने का प्रयास करोगे कि राज्य के अंतर्गत अगर प्रजा को सुरक्षा नहीं मिलती तो वो उस राज्य को छोड़कर जाने के लिए क्या हो जाती है, तत्पर रहती है और किसी दूसरे राज्य में चली जाती है। और अगर ऐसा होता है तो साम्राज्य का विनाश होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। समझ आ गया। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। तो बलबन ने राज्य को बहुत ज्यादा बेहतर करने के लिए और साम्राज्य को बहुत ज्यादा अधिक बढ़ाने के लिए उसने कई प्रकार के सुधार किए, जिसके माध्यम से चीजों को और ज्यादा बेहतर करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वीं शताब्दी के अंतर्गत दिल्ली सुल्तानों के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यानी जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी सन 1206 में, तो क्या उन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। तो उन्हें कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उसके बारे में बात करते हैं। 13वीं शताब्दी के अंतर्गत सन 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की शुरुआत की गई, जिसमें दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और उसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो इस प्रकार है। नंबर 1, मंगोलों का आक्रमण। सन 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और सन 1206 में चंगेज खान ने अपने यायावर साम्राज्य की शुरुआत की थी। उसी समय पर अगर देखा जाए तो दोनों ही अलग अलग जगह पर अपना दबदबा कायम कर रहे थे, एक भारत में पनप रहा था और एक चीन के ऊपर मंगोलिया में। और ऐसी करके जब चंगेज खान भारत में
कह सकते हैं अपनी पकड़ जमाना चाहता था, तो वो भारत में आया और उसके कई सारे पुत्र ने भी यहाँ पर आने का प्रयास किया। लेकिन दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा होने नहीं दिया और अपने साम्राज्य यानी दिल्ली सल्तनत को संपूर्ण मात्रा में बचाने में अपनी क्या निभाई भूमिका। तो मंगोल हमारे पर आक्रमण करने आए थे, परंतु उन्होंने क्या किया, उस आक्रमण को पूर्ण रूप से रोक लगाने में अपनी भूमिका निभाई थी। नंबर 2, आंतरिक विद्रोह। अर्थात साफ तौर पे ये देखा गया कि कई बार ऐसा हुआ था कि ये बहुत सारे जितने भी दिल्ली सल्तनत के व्यक्ति थे ये आंतरिक विद्रोह में ही अपनी भूमिका निभाते थे। आंतरिक विद्रोह का मतलब क्या था, राज्य के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति कह सकते हैं अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है तो आंतरिक विद्रोह का उन्हें सामना करना पड़ता था। इस कारण हमने इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा कह सकते हैं पूर्ण रूप से कायम करने का क्या किया, प्रयास किया और इस आंतरिक विद्रोह को संपूर्ण मात्रा में समाप्त किया। जो भी व्यक्ति विद्रोह करना चाहता था उसे पूर्ण रूप से हम क्या करते थे, साम्राज्य से निकाल देते थे, ठीक है, या उसे मृत्युदंड दिया जाता था। नंबर 3, क्षेत्रीय विस्तार। अर्थात जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उन्होंने क्षेत्रीय विस्तार पर अपनी भूमिका निभाई। जो भी आसपास का एरिया था उस एरिया को उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया और धीरे धीरे करके 1 2 3 उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत, उस पूरे इलाके पर वो अपना कब्जा करना चाहते थे। यहाँ तक कि दक्षिण भारत तक भी उन्होंने अपने पैर जमाने पर कुछ हद तक क्या कर ली थी, सफलता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो आपका अगला पॉइंट है वो है उपलब्धियां, यानी इन्होंने क्या क्या अचीव किया उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला तो क्षेत्रीय विस्तार ही है, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया। क्षेत्रीय विस्तार की प्रक्रिया के अंतर्गत इन्होंने अपने आसपास के जितने भी इलाके थे उस पर अपना कब्जा किया और धीरे धीरे करके संपूर्ण क्षेत्र को बढ़ाने का क्या किया, प्रयास किया। नंबर 2, प्रशासनिक सुधार। उसने क्या किया, अपने प्रशासन में बहुत ज्यादा सुधार किए। उसने हर एक क्षेत्र पर एक व्यक्ति को अपॉइंट किया, लोगों से कर वसूलेगा, न्याय की प्रक्रिया को उसे महत्व दिया और इसके साथ साथ जनता के ऊपर उनका कितना दबदबा बना रहेगा इसके लिए भी उन्होंने क्या किया था, एफर्ट किया था। ठीक है। नंबर 3, सांस्कृतिक विकास। दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उन्होंने सांस्कृतिक विकास पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वो कला और साहित्य पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे थे। इस कारण क्या हुआ, लोगों को भारतीय संस्कृति और भारतीय व्यक्तियों के हुनर के बारे में उन्हें क्या होने लगा, पता चलने लगा। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति का क्या हुआ था, विकास हुआ था। नंबर 4, आर्थिक विकास। अर्थात इस क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ावा दिया। धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे इलाके पर अपना क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि राज्य को अधिक से अधिक मात्रा में क्या मिलने लगा, कर मिलने लगा, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ, फायदा हुआ था। ठीक है, अब ये आपका पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुल्तान थे उनके बारे में बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक सन 1206 में इसने क्या की थी, स्थापना की थी, गुलाम वंश का संस्थापक था। नंबर 2, इल्तुतमिश, और ये जो था ये कुतुबुद्दीन का दामाद था और इसने भी पूरे क्षेत्र को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 3, रजिया सुल्तान, ये भी कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी और इन्होंने भी संपूर्ण मात्रा में क्षेत्र को आगे बढ़ाने का क्या किया था, प्रयास किया था। नंबर 4, गयासुद्दीन बलबन। अर्थात बलबन जो था वो भी दिल्ली सल्तनत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, लोगों के लिए नई नई प्रशासन व्यवस्था लेके आ रहा था और इसके साथ साथ उसने भी साम्राज्य को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने भी संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम किया और इन्हीं सभी शासकों में से सबसे खतरनाक शासक यही था। गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने भी संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम किया और दिल्ली सल्तनत को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेहतर करने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक भी एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रबल शासक था और इसने भी संपूर्ण क्षेत्र पर अपना राज करने में क्या निभाई थी, अपनी भूमिका निभाई थी। अगला है बहलोल लोदी। ये भी वो व्यक्ति था जो भी कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। और लास्ट है आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था वो आपका बहुत ही ज्यादा प्रबल शासक था, जिसको हराने के बाद कह सकते हैं बाबर ने क्या किया था, मुगल सल्तनत की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन था जो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बाजार व्यवस्था को किस प्रकार रखा था और कौन कौन से सुधार किए थे उसके बारे में पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों का मूल्यांकन हमें इस प्रकार करना चाहिए क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत लोगों के लिए अनेक प्रकार की नई नई व्यवस्थाएं लेकर आया था और उन्हीं सारी व्यवस्थाओं के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। एक एक करके कुछ पॉइंट समझाता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पहलू के बारे में, जिसका नंबर 1 पॉइंट है बाजार नियंत्रण की नीति। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, पूरे साम्राज्य के अंतर्गत एक संदेश पहुंचा दिया कि जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो घोड़े बेचे, चाहे वो व्यापार करे, चाहे अनाज बेचे या किसी भी प्रकार का व्यापार करे, उन्हें जो भी कह सकते हैं सामान और वस्तु को बेचना होगा, उन्हें एक निर्धारित मूल्य पर बेचना पड़ेगा। ना तो वो उससे ज्यादा में बेच पाएंगे, ना ही उससे कम में।
एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई व्यक्ति एक टी शर्ट खरीदने जाता है तो उसने एक मूल्य निर्धारित कर दिया और वो मूल्य मान के चलो 150 रुपए है, तो वो क्या करेगा, ना तो कोई भी व्यापारी 150 से ज्यादा में बेच पाएगा ना 150 से कम में। इस कारण क्या हुआ कि जितने भी व्यापारी थे उन्हें अपने सामान को एक फिक्स अमाउंट पर यानी एक निश्चित कीमत पर क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। तो सबसे पहले इससे क्या फायदा हुआ, संपूर्ण प्रजा को एक ही प्रकार से कह सकते हैं वो किसी भी दुकान से खरीदे उन्हें एक ही कीमत पर क्या मिलेगा, उन्हें सामान मिलेगा। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, व्यापारियों को, क्योंकि वो अधिक से अधिक मात्रा में इसमें लाभ कमाने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए। इससे प्रजा का फायदा हुआ लेकिन व्यापारियों का क्या हुआ, नुकसान हुआ। और राजा ने ये कदम किसके लिए उठाया था, प्रजा के लिए। नंबर 2, राजस्व सुधार। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, संपूर्ण क्षेत्र पर जमीनों की पैमाइश करवाई और देखा कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, किसके पास कितनी जमीन नहीं है। हर व्यक्ति की जमीन के अनुसार उसके ऊपर क्या लगाया गया, कर लगाया गया। और ऐसे ही जब पता चला तो बहुत सारे जो बड़े बड़े जमींदार थे वो जबरदस्ती राज्य की भूमि पर अपना अधिकार कर रखे थे। इसलिए जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया, उस सारी जमीन पर अपना अधिकार वापस लिया और धीरे धीरे करके संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम कर लिया। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा उससे फायदा पता है किस चीज पर हुआ था, जो जमीन उसने जो कह सकते हैं जमींदारों से छीनी थी उस पर अब उसे क्या मिलने लगा था, कर मिलने लगा था। क्योंकि वो जमींदार जबरदस्ती उन जमीनों पर अपना क्या कर रखे थे, कब्जा कर रखे थे। इस कारण राज्य के कोष में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। समझ आ गया। कर सुधार प्रणाली, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत कर प्रणाली में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो उसने एक नई प्रक्रिया चालू की। उसने क्या किया, कर की व्यवस्था को पहले तो कम कर दिया, यानी लोगों से कर क्या किया, लोगों से जितना भी कर आ रहा था उसे कम कर दिया उसने। और इसके साथ साथ प्रजा को यह भी छूट दी कि अगर आप अपना कर कैश में यानी नकद में चुकाने में असमर्थ होते हो तो आप पशु के रूप में या फिर आप कह सकते हो अनाज के रूप में से क्या कर सकते हो, चुका सकते हो। इस कारण संपूर्ण क्षेत्र पर उसका दबदबा क्या हो गया, फैल गया। व्यापार सुधार, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने कई सारे बाजारों की व्यवस्था शुरू की। उसने क्या किया, कई सारे व्यापारिक मार्ग खोल दिए ताकि हर व्यक्ति उस मार्ग से जा सके और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। जितनी ज्यादा मात्रा में व्यापारी केंद्र स्थापित हो गए उतनी ज्यादा मात्रा में इनका क्या होता गया, फायदा होता गया। और धीरे धीरे करके इनका यह फायदा हुआ कि व्यापारी केंद्र हुए जहां पर हर व्यक्ति जा रहा है अपना सामान खरीद रहा है और व्यापारी जा रहा है तो वहां पर अपना सामान क्या कर रहा है, बेच रहा है। इस कारण इन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होने लगा, फायदा होने लगा। कृषि सुधार, कृषि सुधार के लिए कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उनके लिए पानी की व्यवस्था उपलब्ध करा दी, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उन्हें उपलब्ध करवा दिए। जैसे जैसे मात्रा में कृषि में वृद्धि होती जाएगी तो क्या होगा, जो व्यक्ति है वो ज्यादा मात्रा में इनकम जनरेट करेगा यानी पैसा कमाएगा। और ज्यादा मात्रा में जब वो पैसा कमाएगा तो वो राज्य को अधिक मात्रा में क्या देगा, कर देगा। और जिससे राज्य का ही संपूर्ण मात्रा में क्या हुआ, विस्तार हुआ। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है मुद्रा सुधार। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने संपूर्ण क्षेत्र पर कह सकते हैं मुद्रा सुधार में अपनी भूमिका निभाई। उसने क्या किया, संपूर्ण क्षेत्र पर मुद्रा सुधार में अपनी भूमिका इस प्रकार निभाई थी क्योंकि वो ये चाहता था कि जो संपूर्ण प्रजा है वो क्या करे, वस्तु के बदले में वस्तु ना ले। क्योंकि आप सबको बार्टर सिस्टम के बारे में यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में क्या होगा, पता होगा। उसमें क्या होता था, उसमें व्यक्ति एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर साफ तौर पर क्या हुआ, उसने मुद्रा प्रणाली शुरू की ताकि हर व्यक्ति कोई भी वस्तु बेचेगा तो उसके बदले में मुद्रा लेगा और मुद्रा के बदले में वस्तु का आदान प्रदान करेगा और संपूर्ण राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में उन्हें क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, अभी आपका खत्म हो गया है। अब हम इसके कुछ आलोचनात्मक बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसमें कौन कौन सी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसे नकारात्मक पहलू के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक असमानता। जो उसने सुधार किए थे उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, अमीरों को। जो अमीर थे ना वो ज्यादा मात्रा में बढ़ने लग गए और गरीबों को इससे बहुत ज्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी का ये जो स्टेप था इससे क्या हुआ, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। इसलिए दोनों के बीच में असमानता क्या होती गई, बढ़ती गई। नंबर 2, अत्यधिक कर वसूली। अर्थात राजा ने क्या किया, राजा ने देखो एक तरफ कह सकते कर के व्यवस्था को कम तो कर दिया लेकिन उसने ये बोला कि तुम बाद में भी चुकाओगे, अनाज के रूप में चुका दोगे, पशु के रूप में चुका दोगे, लेकिन अगर तुम इस कर को नहीं चुकाओगे ना तो तुम्हारे लिए दंड का प्रावधान भी है। उसने कर तो कम किया लेकिन लोगों से जबरदस्ती कर वसूलना भी शुरू किया। इस कारण क्योंकि देखो राज्य से अगर लोग कर नहीं देंगे तो क्या होगा कि राजा को बुरा लगेगा और इस कारण उसने कर व्यवस्था को क्या किया, बहुत ज्यादा जरूरी कर दिया था कि तुम्हें इस कर को किसी भी कीमत पर क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, तुम्हें दंड मिलेगा। तो इस वजह से ये क्या हुआ, नकारात्मक पहलू था। राजकोष की कमी, उसने क्या किया, कर की व्यवस्था को कम कर दिया, व्यापारियों के निर्धारित मूल्य पर क्या सामान बेचना शुरू कर दिया। जब कर की व्यवस्था कम हो गई तो राज्य को कर कम मिलेगा और जो व्यापारी है पहले अधिक अधिक मात्रा में वो क्या कर सकते थे, अपना सामान बेच सकते थे। तो उसने क्या किया, उसका निर्धारित मूल्य कर दिया था कि व्यक्ति इससे ज्यादा में बेचेगा नहीं।
इस कारण लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान क्या करना पड़ा, झेलना पड़ा। और उसी कारण क्या हुआ कि राज्य के कोष में क्या हो गई, कमी आ गई। तो ये इसका क्या था, नकारात्मक पहलू था। जमींदारों और व्यापारियों की शक्ति कम होना, राज्य ने क्या किया, जमींदारों से उनकी जमीनें छीन ली, व्यापारियों से उनके व्यापारिक अधिकार छीन लिए, तो क्या हुआ, उनकी शक्ति कम हो गई। और इस कारण वो जो जमींदार थे और वो जो व्यापारी थे, वो राजा का बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे थे, बुरा चाह रहे थे। इस कारण हमें ये देखने में मिलता है कि जो इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हुए और नकारात्मक पहलू भी हुए। तो राज्य के अंतर्गत जो भी नीतियां बनाई जा रही है उससे सभी का भला होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ध्यान से सुनना। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार अर्थव्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। मतलब सेम चीज है, हमने अभी जो पढ़े उसके नकारात्मक पहलू, उसी के बारे में बात करनी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार व्यवस्था चालू की थी उसमें हमें कौन कौन सी बुराइयों को देखने को मिला। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के कुछ मुख्य उद्देश्य है, पहले एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका बाजार में स्थिरता लाना। उसने क्या किया, बाजारों के अंतर्गत कई सारे लोगों की कह सकते हैं नियुक्ति की, ताकि वो हर एक चीज की देखरेख करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करने आ रहा है तो उसे पकड़ेंगे। तो उसने कई सारे सैनिकों को बाजारों में क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, जिससे लोगों को ये फायदा हुआ कि लोग बाजार में कह सकते हैं चोरी चकारी करने में बहुत ज्यादा क्या रखने लगे, ध्यान रखने लगे। नंबर 2, कीमतों को निर्धारित करना। तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था, कीमतों को उसने क्या करते हैं, निर्धारित कर दिया, मतलब एक फिक्स अमाउंट पर उसे बेचना शुरू कर दिया। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए अगर तुम देखोगे तो ये कि किसी भी वस्तु की वैल्यू यानी किसी वस्तु का जो मूल्य है उसे निर्धारित कर दिया गया, ताकि हर व्यक्ति उसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ाने में अपना महत्व दे। और उस चीज को उन्होंने फिक्स करने का क्या किया था, प्रयास किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बाजार में गलत कार्य को रोकना। बाजार के अंतर्गत उसने गलत कार्य को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कोई भी गलत कार्य हो रहा हो, जैसे मान के चलो आप एग्जांपल के लिए धोखाधड़ी हो रही है, चोरी चकारी हो रही है, या लोगों को मारा जा रहा है, या उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इन सारी चीजों को उसने रोकने में अपनी क्या निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसने कुछ अच्छे काम किए थे, पहले हम वो पढ़ रहे हैं और इसके बाद कुछ इसकी बुराइयां भी करेंगे। अगला पॉइंट है व्यापारियों पर नियंत्रण। उसने व्यापारियों पर नियंत्रण कर दिया, नियंत्रण लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा, इस निर्धारित मूल्य से ज्यादा पर क्या नहीं करेगा, अपना सामान नहीं बेचेगा। तो ये कार्य किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य की आय, धीरे धीरे करके जो व्यापारी थे वो अपना ज्यादा मात्रा में जब कमाते थे तभी राज्य को अधिक से अधिक मात्रा में क्या मिलता था, प्रॉफिट मिलता था। लेकिन जब वो कह सकते कमाने में असमर्थ होते थे तो उन्हें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता था। इस कारण राज्य की आय में कभी वृद्धि होती थी तो कभी क्या हो जाता था, नुकसान हो जाता था। अब बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन का जो मूल्य है हमारा, आलोचनात्मक बिंदु, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आलोचनात्मक में हमें क्या करना है, उसकी कुछ बुराइयां बतानी है कि जो भी उसने फैसला लिया, जो भी उसने नीति चलाई, उससे राज्य को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ा। नंबर 1, नियमों में शक्ति। अब देखो उसने क्या किया, सबसे पहला उसने जो व्यापारी थे उनके लिए मूल्य निर्धारित कर दिए, जो लोग हैं उनके लिए भी उसने कई सारे नियम बना दिए। तो व्यक्ति को उस नियम के अनुसार चलना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं चलेगा तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें दंड का प्रावधान होगा, उनकी जान भी जा सकती है, वो कर्ज के बोझ में भी जा सकते हैं। तो इस कारण जो उसने नियम बनाए थे वो केवल और केवल कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हुए और बाकियों के लिए वो लाभकारी सिद्ध नहीं हुए। समझ आ गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नियमों में प्रभावशीलता, अर्थात साफ तौर पर यह बताया गया कि जितने भी लोग थे वो नियमों में प्रभावशीलता लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 150 रुपए पर टी शर्ट बेचने के लिए मजबूर तो कर दिया लोगों को, लेकिन व्यापारियों ने क्या किया, इसे भी अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। उन्होंने चोरी छुपे कह सकते हैं राज्य के अंतर्गत ज्यादा मात्रा में सामान को बेचना शुरू कर दिया। इस कारण जो लोग थे उनके बीच में क्या हुआ, उनके बीच में भेद बढ़ता गया। और जो भी अगर व्यक्ति व्यापारी पकड़ा जाता था तो उसे उस समय पर मृत्युदंड का भी प्रावधान उसके लिए किया गया था। इस कारण प्रजा उसके इस नियम से क्या थी, नाखुश थी। कुछ लोग खुश थे लेकिन कुछ लोग क्या थे, नाखुश थे। ठीक है, आर्थिक असंतुलन, अर्थात साफ तौर पर यह बताया गया कि आर्थिक असंतुलन में उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों, क्योंकि जो भी उसने फैसले लिए तो उससे अमीर और ज्यादा अमीर होते गए, गरीब और ज्यादा गरीब होते गए। तो इससे क्या हुआ कि राज्य के अंतर्गत केवल और केवल अमीरों को बढ़ने का मौका मिला और जो गरीब थे वो हमेशा क्या होते गए, दबते चले गए। ठीक है, ये भी आपका पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते। मुनाफाखोरी का दमन, अर्थात जो मुनाफाखोरी थी जिसे हम भ्रष्टाचार या सूदखोरी भी कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो राजा थे वो उसने जो नीतियां चलाई थी उसने क्या किया, लोगों से जबरदस्ती और जो अलग अलग मात्रा में उनसे कर वसूला जा रहा था उसके लिए उसने क्या किया, एक प्रावधान कर दिया था और सख्त नियम बनाए थे। जो भी व्यक्ति सूदखोरी भ्रष्टाचारी गतिविधियों में लिप्त होता था उसे क्या कर दिया जाता था, उसे सजा दी जाती थी। इस कारण हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि जो भी फैसला अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था
उससे राज्य को बहुत ज्यादा कई बार फायदा भी हुआ और बहुत ज्यादा नुकसान। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्या नुकसान हुआ कि अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसकी जो भी परियोजना थी उसका आलोचनात्मक वर्णन करना है। अर्थात साफ तौर पर यह बताया गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नीतियों को किस प्रकार चलाया और उसने जो भी फैसला लिया था उसमें हम उसकी कौन कौन सी बुराइयों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम उसके सकारात्मक पहलू के बारे में पढ़ेंगे, फिर नकारात्मक के बारे में, जो हम हर क्वेश्चन में करते हुए आए। ठीक है, एक एक करके इसके पॉइंट को समझाता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, जो दौलताबाद की स्थापना की थी उसने क्या किया, उसने महाराष्ट्र में कह सकते हैं एक शहर जिसका नाम था दौलताबाद, उसकी स्थापना की। और वो ये चाहता था कि संपूर्ण क्षेत्र पर कह सकते हैं, क्योंकि वहां वो ना एक आबादी वाला क्षेत्र था, इसीलिए वो चाहता था कि मैं उसे अपनी क्या बना दूं, राजधानी बना दूं। इसीलिए उसने दौलताबाद की स्थापना की और दौलताबाद को क्या बना दी, अपनी राजधानी बना दी। ठीक है। नंबर 2, मुद्रा सुधार। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने क्या किया, उसने तांबे के सिक्कों की जगह चांदी के कह सकते हैं सिक्के जारी कर दिए। और धीरे धीरे करके इससे यह फायदा हुआ कि जितने भी तांबे के सिक्के थे उसकी जगह पर चांदी के सिक्के जारी हुए और लोगों को एक बहुत ही ज्यादा महंगी धातु का प्रयोग करने को मिला। और इसी कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इसी चांदी के सिक्के का प्रयोग करने लगे और सामान का आदान प्रदान करने में उन्हें क्या हुई, आसानी हुई। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट था। नंबर 3, कर प्रणाली में सुधार। ये तो आप सबको अभी मैंने बताया है काफी सारे क्वेश्चन में। कर प्रणाली के अंतर्गत उसने क्या किया, उसने संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम तो किया और उसने राज्य के लिए कह सकते हैं कम मात्रा पे उन्हें कर देने के लिए उन्हें एग्री कर दिया कि मतलब तुम कम मात्रा में क्या करो, अपना कर चुकाओ। और धीरे धीरे करके अगर तुम कम मात्रा में कर चुकाओगे तो इससे क्या होगा कि राज्य को नियमित रूप से कर मिलता रहेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ कि जितने भी व्यक्ति थे अगर वो कर चुकाने में असमर्थ होते थे तो वो कह सकते हैं पशु के रूप में या अनाज के रूप में अपने कर को क्या कर सकते थे, चुका सकते थे। ये किसका फायदा था, ये कर व्यवस्था का था। ठीक है। नंबर 4, सड़कों और बुनियादी ढांचे का निर्माण। उसने कई सारी महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया और धीरे धीरे करके उसने बहुत सारे क्षेत्र को अच्छा करने का प्रयास किया, जिस कारण क्या हुआ, जो प्रजा थी उसको कहीं भी आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी और संपूर्ण क्षेत्र पर उनका दबदबा क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। नंबर 5, कृषि सुधार। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने कृषि सुधार के लिए कुओं का निर्माण किया, तालाबों का निर्माण किया, सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाई, नहरों का निर्माण किया और हर उस क्षेत्र में पानी को पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे क्या हुआ कि संपूर्ण क्षेत्र पर उन्हें फायदा होने लगा और राज्य के जितने भी लोग थे वो पानी को प्राप्त करने के पश्चात कृषि में उसे क्या कर सकते थे, अच्छे रूप में लगा सकते थे। ठीक है। नंबर 6, सैन्य सुधार। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपनी बहुत ज्यादा जो कह सकते प्रभावशाली सेना बनाई थी, उसे संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम करने के लिए रखा था। और उस पूरे के पूरे क्षेत्र पर अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या कर रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक वो पूरे सेना में अपने कह सकते हैं प्रमुख सैनिकों को रखता था और जो भी व्यक्ति अगर उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता था तो उसे राज्य से निकाल दिया जाता था, यहां तक कि कई बार उसे मृत्युदंड भी दिया जाता था। इस कारण हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कह सकते हैं डर कर रहने लगे और इस परियोजना से क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो ये तो इसके सकारात्मक पहलू थे। अब बात करते हैं नकारात्मक पहलू की। नकारात्मक पहलू में हमें इन्हीं सारे पॉइंट्स की क्या करनी है, थोड़ी थोड़ी बुराई करनी है। नंबर 1, दौलताबाद की स्थापना। ठीक है, अब दौलताबाद की स्थापना की अगर हम बुराई करें तो क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ये तो देख लिया कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं तो यहाँ पे हमें अपनी राजधानी बसानी चाहिए, लेकिन ये परियोजना बहुत महंगी थी जिससे उसे क्या हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस कारण कह सकते हैं कि उसने नई राजधानी तो बसा ली लेकिन अधिक मात्रा में कह सकते हैं खर्चे होने के कारण इसको बहुत ज्यादा नुकसान का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 की, मुद्रा सुधार की आलोचना। अर्थात साफ तौर पे क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक परियोजना चलाई थी, तांबे की जगह पे चांदी के सिक्के चलाए, लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने भी इसका ऑल्टरनेटिव मतलब कि इसी के समान रूप से चांदी के नकली सिक्के चलाने शुरू कर दिए, जिससे संपूर्ण राज्य में क्या हुआ, उन पूरे राज्य में कह सकते हैं नकली मुद्रा आने लगी, जिससे व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसलिए जो फैसला उसने लिया था इसका क्या हुआ, उसके ऊपर नकारात्मक भी प्रभाव पड़ा था। नंबर 3, प्रशासनिक असफलता। अर्थात साफ तौर पे बताया गया कि जितने भी परियोजनाएं चलाई गई थी उसमें क्या हुआ कि इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ, इसने जनगणना की शुरुआत की थी। जनगणना से इसको फायदा तो हुआ लेकिन कई जगह पर प्रजा क्या कर रही थी, इसका नुकसान का सामना कर रही थी। क्यों, क्योंकि जो भी फैसला लिया गया वो राजा द्वारा लिया गया, बहुत सारे लोग जनगणना में नहीं आते थे, इस कारण बहुत ज्यादा इन्हें दिक्कत होती थी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था उनसे उनकी जमीन छीन ली जाएगी या कुछ कर लिया जाएगा। इस कारण क्या हुआ कि ये फैसला लिया गया जनगणना का, जिससे हमें राज्य के लोगों के गिनती पता चल जाएगी, लेकिन लोगों ने छुपना क्या कर दिया था, उस टाइम पर शुरू कर दिया था। इस कारण ये परियोजना क्या हुई, विफल हो गई। कृषि सुधार की आलोचना।
अर्थात उसने कुओं का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया, लेकिन इसके साथ साथ उसने लोगों से अधिक मात्रा में कर भी वसूलना शुरू कर दिया था। और जितने भी लोग थे वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, जो लोग कर चुका देते थे उन्हें फायदा होता था, वो परियोजना में बने रहते थे, जो लोग नहीं चुका पाते थे उन्हें नुकसान होता था। इस कारण अमीर और अमीर होते गए और गरीब होते गए, और समाज में फैली हुई जो कह सकते हैं असमानता है वो बढ़ने लगी, क्योंकि कुछ को फायदा हुआ और कुछ को फायदा नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सैन्य सुधार की आलोचना। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने सैन्य सुधार में तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने सेना को एक एरिया में, दूसरे एरिया में, तीसरे एरिया में, ऐसे कर करके हर एरिया में उन्हें फैलाना शुरू कर दिया था। वो जाते थे, वहां पर जाकर अपनी जीत प्राप्त करते थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें भेज तो दिया गया कि वो जाएंगे वहां पर जाकर अपना दबदबा कायम करेंगे, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। वो नुकसान पता है क्या था? वो ये था कि कई बार उन्हें भेज दिया जाता था, लेकिन जब वेतन देने की बात आती थी, सैलरी देने की बात आती थी, तो उन लोगों को सैलरी देने से साफ तौर पर क्या कर दिया जाता था? मना कर दिया जाता था। इस वजह से भी इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। टोकन मुद्रा की शुरुआत। अब देखो वही चीज हुई, पहले तांबे के सिक्के चल रहे थे, उसकी जगह पे चांदी के सिक्के लाए, फिर चांदी की जगह सोने के सिक्के लाए, और अब क्या हो रहा है, ये परियोजना जो विफल हो गई तो उसने क्या किया, चांदी और सोने की जगह पे वापस से तांबे के सिक्के जारी कर दिए। लेकिन प्रजा में जो कह सकते हैं दिमाग तो था, उन्होंने वापस से तांबे के अपने पुराने नकली सिक्के लाने शुरू कर दिए। तो ये जो टोकन मुद्रा की शुरुआत हुई थी, ये भी इससे उसे बहुत ज्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ये परियोजना उसके द्वारा जो चलाई गई थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, विफलता वाली। सामाजिक असमानता, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इससे कुछ लोगों को फायदा हो रहा था, कुछ लोगों को नुकसान हो रहा था, इसीलिए लोगों के बीच में असमानता फैलती जा रही थी, और इसी को दूर करने के लिए हमें ज्यादा मात्रा में क्या करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। और इसीलिए ये जो परियोजनाएं चलाई गई, इससे कुछ लोगों का फायदा हुआ और कुछ लोगों का क्या हुआ, नुकसान। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, दिल्ली सल्तनत के समक्ष विभिन्न सुल्तानों द्वारा जारी की गई एकता प्रणाली की विवेचना कीजिए। देखो ये क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके से आएगा। इल्तुतमिश के दौरान एकता प्रणाली क्या थी, गयासुद्दीन बलबन के दौरान एक एकता प्रणाली क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी के दौरान एकता प्रणाली क्या थी, या मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान एकता प्रणाली क्या थी। कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैंने सबके सिमिलर पॉइंट्स बनाए, और आपको क्या करना है, सिर्फ उस व्यक्ति की विशेषता बता देना शुरू में, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, प्रोसेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में अगर देखा जाए तो एकता प्रणाली के बारे में हम इस प्रकार समझ सकते हैं। एकता प्रणाली वह प्रणाली थी जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को क्या किया जाता था, एक प्लेस दिया जाता था जिसे एकता कहा जाता था। एकता मतलब एक जमीन का हिस्सा, और उस जमीन के हिस्से को ही हमें क्या करना है, पढ़ना है। हमें यह देखना है कि कौन सी जमीन का हिस्सा है, लोगों से कितना कर लिया जा रहा है, ये प्रणाली क्या है, इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ध्यान से सुनना, एक एक करके समझाता हूं। दिल्ली सल्तनत के समक्ष अगर देखा जाए तो एकता प्रणाली की विशेषता इस प्रकार है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक एकता दिया जाता था। एकता का मतलब होता था जमीन का हिस्सा, और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने जमीन का हिस्सा वसूला है, उसे एकता धारक कहा जाता था, और वो एकता धारक इस पूरे के पूरे प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। और इसी प्रणाली की विशेषताओं को इस प्रकार हम समझ सकते हैं। ध्यान से सुनना, एक एक करके पहले महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उनके द्वारा चलाई गई प्रणाली के बारे में बात करेंगे। इल्तुतमिश 1211 से 1236, इल्तुतमिश ने इस प्रणाली की शुरुआत की और 1211 से लेकर 1236 तक इसे प्रचलन में लेकर आया था। इसने भी बहुत सारी चीजें बताई हैं, वो भी बात करेंगे। नंबर 2, बलबन 1266 से 1287 तक उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में बताया गया है। नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, यानी 20 साल तक इसने यहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में बात करना है। नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक, इसने भी संपूर्ण क्षेत्र पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सारे राजाओं ने ये जो प्रणाली चलाई, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो एकता प्रणाली के बारे में एक एक करके डीपली हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला, भूमि अनुदान, यानी हर एक एकता धारक को एक भूमि का हिस्सा दिया जाता था, जिस भूमि के हिस्से से उसे कर वसूलना है, लोगों के ऊपर अपना दबदबा कायम करना है, और लोगों की छोटी मोटी जरूरतों को क्या करना है, पूरा करना है। ये किसका कार्य है, उस एकता धारक का, जिससे हमने जमीन क्या की है, दान में दी है। नंबर 2, कर संग्रह, उस पूरे के पूरे क्षेत्र से कर संग्रह वसूलने, यानी कर संग्रह करने की जिम्मेदारी किसकी थी, उसी की थी। वो एकता धारक जाएगा, हर एक व्यक्ति से कर इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करने के बाद राजा को लाके देगा, और राजा उस कर से क्या करेगा, अपने साम्राज्य को चलाने का प्रयास करेगा। नंबर 3, सैन्य सेवा, अर्थात जितने भी एकता धारक होते थे उन्हें सैन्य सेवा चुकानी पड़ती थी। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर राजा को कोई भी विपदा आ रही है, कोई भी आपत्ति आ रही है, तो उसने जिस जिस व्यक्ति को ये कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र दिया है, वहां पर उस व्यक्ति को अपॉइंट किया है, तो वो व्यक्ति राजा की उस जरूरत के समय पर क्या करेगा, अपनी मदद करेगा। नंबर 4,
नियम और शर्तें, हर एक एकता धारक के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, उनके लिए कुछ शर्तें रखी गई थी। जो भी व्यक्ति इस नियम और शर्त को मानने से इनकार कर देता था तो उसे उसके पद से क्या कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। साफ तौर पे ये बताया गया है। नंबर 5, प्रशासनिक जिम्मेदारी। हर व्यक्ति को उस क्षेत्र की प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जाती थी कि उसे कैसे वहां पर रहना है, कैसे लोगों से कर वसूलना है, उस क्षेत्र पर अपना दबदबा कैसे कायम रखना है, और समय अनुसार इन व्यक्तियों को इनके स्थान से तबादला किया जाता था, मतलब इनका ट्रांसफर किया जाता था, ताकि वो व्यक्ति उस क्षेत्र पर इतना बड़ा ना बन जाए कि वो अपना खुद का साम्राज्य क्या कर सके, बसा सके। एकता प्रणाली के लाभ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ लाभ पढ़ते हैं। नंबर 1, सैन्य शक्ति, अर्थात साफ तौर पे बताया गया है कि हर एक एकता धारक को सैन्य शक्ति दी गई थी और उस व्यक्ति को उस क्षेत्र से कह सकते हैं कर वसूलने के लिए बोला गया है, वहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। इसके साथ साथ संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दबदबा भी क्या करेगा, कायम करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता था तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। इसीलिए इसने क्या किया था, संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम किया था। ठीक है, ये समझ आ गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रशासनिक कुशलता, अर्थात जिस व्यक्ति को हमने अपॉइंट किया है वो इतना ज्यादा कह सकते हैं कैपेबल है या नहीं। अगर वो कैपेबल नहीं होगा तो उस व्यक्ति को उसके पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। तो इसीलिए उस व्यक्ति को उस पद के लिए कैपेबल होना बहुत ज्यादा क्या होता था, जरूरी होता था। ठीक है, अगला है आपका आर्थिक विकास, अर्थात जितने भी कह सकते हैं जो व्यक्ति थे वो संपूर्ण क्षेत्र से जितना भी पैसा वसूलते थे उसका वो क्या करते थे, उस क्षेत्र में उस पैसे का वो कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे। अपने पशु के चारे के लिए प्रबंध कर रहे हैं, अपने खाने के लिए प्रबंध कर रहे हैं, रहने के लिए थोड़ा सा पैसा अपने पास रखते थे और बाकी सारा पैसा किसको देते थे, राजा को देते थे। तो ये प्रक्रिया क्या थी, इस प्रकार चलती थी। हालांकि एकता प्रणाली की कुछ कमियां थी, यानी एकता प्रणाली जो थी उसकी कुछ कमियां थी, उसके बारे में बात करते हैं। कर की छूट, अर्थात साफ तौर पे बताया गया कि जितने भी व्यक्ति थे उन सब में से जो एकता धारक होते थे उन्हें कर की छूट होती थी, यानी जो भी व्यक्ति एकता धारक बनेगा उसे कर की छूट होगी, उसे कर नहीं चुकाना पड़ेगा। इसलिए राज्य जो था या राजा जो था वो संपूर्ण प्रजा से कर वसूलता था लेकिन उस व्यक्ति से कर नहीं वसूल पाता था। इस वजह से उसे क्या होता था, नुकसान होता था। नंबर 2, भ्रष्टाचार। जब एकता धारक को साफ तौर पर पता चल गया कि राजा हमसे ये कर नहीं वसूल सकता तो वो समय समय पर क्या करते थे, आंदोलन वगैरह करते रहते थे, भ्रष्ट कामों में लिप्त रहते थे और जानबूझ के मोर्चे निकालते रहते थे ताकि उन्हें उनका कर देना ना पड़े। और वो इसी प्रकार संपूर्ण क्षेत्र पर लोगों से कर वसूलते रहे और उनकी व्यवस्था इसी प्रकार चलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक असमानता। इस एकता धारक के पद पर अगर देखा जाए तो केवल और केवल अमीर व्यक्ति जा सकता था, किसी गरीब को जाने की यहाँ पर क्या नहीं थी, अनुमति नहीं थी। इस वजह से भी उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। समझ आ गया। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है, भू राजस्व नीति के तहत शेरशाह सूरी के विस्तारण का वर्णन कीजिए। मतलब कि शेरशाह सूरी ने भू राजस्व नीति जो चलाई थी उससे पूरे साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। अब पहले आपको मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। शेरशाह सूरी वो व्यक्ति था, जब मुगल आए थे, मुगलों में पहले बाबर आया 1526 से 1530 तक, फिर आया हुमायूं 1530 से लेकर 40 तक उसने शासन किया, फिर उसका मुकाबला हुआ शेरशाह सूरी से और 40 में वो हार गया। तो जो शेरशाह सूरी था वो 1540 में आया था और 1540 से लेकर 55 तक उसने क्या किया था, राज किया था। तो उसकी भूमि का जो सर्वेक्षण हुआ और उसने किस प्रकार की नीति चलाई उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा क्या होने वाली है, फायदेमंद होने वाली, क्योंकि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको क्या करने वाला हूं, करवाने वाला हूं। नंबर 1, भू राजस्व नीति। सबसे पहले उसने क्या किया, भूमि का सर्वेक्षण करवाया, यानी जितनी मात्रा में लोगों के पास जमीन है उसका उन्होंने क्या करवाया, सर्वे करवाया कि ये वाली जमीन इतनी होनी चाहिए, ये वाली जमीन इतनी। और हर जमीन का सर्वे कराने के पश्चात व्यक्तियों की उपज के अनुसार, व्यक्तियों की जमीन के अनुसार उनसे क्या लिया जाने लगा, कर लिया जाने लगा। तो ये पहला कार्य उसके अंतर्गत हुआ था। नंबर 2, भू राजस्व दर, अर्थात उसने जमीनों के पैमाइश के बाद भू राजस्व दर को इकट्ठा कर दिया और नियमित कर दिया कि जो भी व्यक्ति होंगे उन्हें इतना कर चुकाना ही पड़ेगा। और वो कर कितना था कि राज्य के अंतर्गत अगर जितनी भी उपज होगी उसका 1/3 उसे चुकाना पड़ेगा, चाहे वो ज्यादा उगाए तो भी 1/3 देना, कम उगाए तो भी 1/3, मतलब 1/3, यानी 33% उन्हें राज्य को क्या करना पड़ता था, चुकाना पड़ता था। और अगर फसल नहीं होती थी तो भी कह सकते हैं उन्हें कुछ ना कुछ राज्य को देना पड़ता था। ये बहुत ज्यादा उनके लिए क्या था, नुकसानदायक था। नंबर 3, राजस्व संग्रह। भूमि की पैमाइश की गई थी और इस पे साफ तौर पे हमें पता चल गया कि जितने भी लोग हैं उन्हें कितनी मात्रा में कर देना और कितनी मात्रा में कर नहीं देना, क्योंकि जितनी मात्रा में वो कर देते जाएंगे उतना ज्यादा फायदा होता जाएगा और जितनी मात्रा में वो कर नहीं देंगे तो उन्हें क्या नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान को क्या करना पड़ा, झेलना पड़ा। अगला पॉइंट है आपका किसानों के अधिकार, अर्थात साफ तौर पे बताया गया कि अगर राज्य के अंतर्गत आप जितना भी उगा रहे हो और उसको उगाने के पश्चात आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है
तो आप क्या करोगे, आप कुछ समय के लिए कर को टाल भी दोगे। और ये व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये व्यवस्था शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई कि आप कुछ समय बाद भी चुका सकते हो, और कई बार तो ऐसी सिचुएशन में कह सकते हैं राजा ने उनका कर भी क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। अब उसने सैन्य सुधार के लिए भी कई प्रयास किए थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक एक करके ये पॉइंट समझाता हूं, वो सुनना। नंबर 1, सैन्य बल। उसने अपनी सेना को इतना ज्यादा प्रबल बना लिया कि संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार करेंगे और धीरे धीरे करके संपूर्ण लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमाते जाएंगे। जैसे जैसे मात्रा में उनका फायदा होता जाएगा, वैसे वैसे उनका साम्राज्य का क्या होगा, विस्तार होगा। नंबर 2, सैन्य प्रशिक्षण। हर व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता था कि आपको इतनी मात्रा में कह सकते हैं कर चुकाना है, और ये हमारे सैनिक है, उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद उनसे वफादारी की भी उम्मीद की जाती थी कि जितने भी व्यक्ति उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें टाइम टू टाइम कह सकते हैं अगर राज्य को कभी जरूरत पड़ती है तो उन्हें उनका क्या करना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा और उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में महत्व देना पड़ेगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सैन्य संगठन। उसने संपूर्ण क्षेत्र पर कह सकते हैं अपने छोटे छोटे सैन्य संगठन बनाए, और सैन्य संगठन बनाने का पीछे उद्देश्य क्या था कि जो बहुत सारे लोग होते थे ना, उसमें से कुछ लोग काम करते थे, कुछ लोग काम चोरी करते थे। इसलिए इसने क्या किया, हर एक जगह पर छोटे छोटे सैन्य संगठन बना दिया और उनका एक सेना नायक बना दिया कि उस सेना नायक की जिम्मेदारी होगी कि बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज की क्या करना, देख रेख करना। ठीक, प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी ने अनेक प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए थे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला केंद्रीय प्रशासन। सारी की सारी शक्ति अपने हाथ में रख ली और अपने अंडर कई सारे व्यक्तियों को अपॉइंट किया। वो व्यक्ति जाकर क्या करेंगे, उसके लिए कर वसूलेंगे, राज्य का विस्तार करेंगे, और संपूर्ण क्षेत्र पर अगर वो व्यक्ति काम नहीं करते तो उन्हें उनका तबादला कर दिया जाएगा या फिर उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। प्रांतीय प्रशासन, अर्थात जिस व्यक्ति को वो जिम्मेदारी दी गई थी उस व्यक्ति को उस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम करना होता था, और अगर वो इसको करने में असमर्थ होता था तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके पद से क्या किया जाता था, हटा दिया जाता था। नंबर 3, जिला प्रशासन। अब हर व्यक्ति को जो उसने अपॉइंट किया है उस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों की सारी छोटी से लेकर बड़ी जरूरतों को पूरा करने का काम करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को क्या किया जाएगा, अपॉइंट कर दिया जाएगा। नंबर 4, न्याय प्रणाली। अर्थात ये भी हमने कई सारे पॉइंट्स में पढ़ा है। न्याय प्रणाली के अंतर्गत अगर देखा जाए तो शेरशाह सूरी ने हर उस व्यक्ति को जिसके साथ अन्याय होता था उसे न्याय दिलाने का प्रयास किया। इस कारण संपूर्ण प्रजा उसका क्या करने लगी, सत्कार करने लगी, और लोगों के बीच में उसका दबदबा बढ़ता गया, और पूरे क्षेत्र पर इन्होंने अपने संपूर्ण मात्रा में कह सकते हैं अपना फायदा बढ़ा लिया था, और पूरे भारत पर जो शेरशाह सूरी था वो क्या कर पाया, अपने अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने में समर्थ हो पाया। ठीक है, ये प्रश्न आपका खत्म हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ आर्थिक सुधार की। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर हुआ क्या, आर्थिक सुधार के अंतर्गत साफ तौर पे ये देखा गया कि राज्य को अगर जितनी मात्रा में कर मिलता जाएगा उतनी ज्यादा मात्रा में राज्य का विस्तार होगा। और इसी प्रकार से हम ये देखें तो साफ तौर पर राज्य को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ने का क्या मिला, मौका मिला। ठीक है, नंबर 2, कृषि विकास। साफ तौर पे बताया गया कि कृषि के विकास को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। कुओं की व्यवस्था, तालाब की व्यवस्था, नहरों की व्यवस्था, और धीरे धीरे करके संपूर्ण क्षेत्र पर लोगों के लिए पानी की उपलब्धता उन्होंने पहुंचाने की क्या की थी, कोशिश की थी। ठीक है, समझ आ गया। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति और बहमानी साम्राज्य के साथ इसके युद्ध का वर्णन कीजिए। यानी विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है और इसके साथ बहमानी साम्राज्य के साथ इसके किस प्रकार के संबंध थे और युद्ध में इन्होंने कैसे जीत प्राप्त की, वो पढ़ना है। तो इसके बारे में हमने 12वीं क्लास में भी पढ़ा था, अब हम इसके बारे में भी बात करते हैं। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में उभरता हुआ एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों द्वारा सन 1336 में की गई थी। इसके अंतर्गत 4 वंश थे, संगम वंश, तुलुप वंश और अराविदु वंश। सबसे प्रमुख शासकों में कृष्णदेव राय थे। तो इन्हीं की विशेषताओं के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके सारे पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से सुनना। प्राकृतिक द्रोणी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुंगभद्रा नदी से एक प्राकृतिक द्रोणी निकलती थी जो सीधा ही सीधा कह सकते हैं राज्य के अंतर्गत आती थी, और इस द्रोणी से संपूर्ण राज्य में क्या किया जाता था, पानी की पूर्ति की जाती थी। नंबर 2, कमलपुरम जलाशय। ये जो प्राकृतिक द्रोणी थी ये सीधे ही आके कमलपुरम जलाशय में एक प्राकृतिक जलाशय का निर्माण करती थी, जिस कारण क्या होता था, वो पूरा का पूरा क्षेत्र पानी से भर जाता था, और उसी जलाशय से क्या किया जाता था, अलग अलग क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता पहुंचाई जाती थी। जैसे एक नहर थी वो राज्य के केंद्र में जाती थी, एक नहर थी आवासीय क्षेत्र में जाती थी, एक नहर थी जो आपकी खेतों में जाती थी। इस प्रकार पानी की उपलब्धता को यहाँ पर क्या किया जाता था, पहुंचाया जाता था। नंबर 3, हिरिया नहर। हिरिया नहर वह नहर थी जो मुख्यतः कह सकते हैं राज्य के केंद्र की तरफ जाती थी, और इसी नहर के माध्यम से राजा के क्षेत्र पर, यानी राजा के जो कह सकते हैं राजा का जो किला है उस पर क्या किया जाता था, पानी को पहुंचाया जाता था। ठीक है,
ये इसकी क्या थी, प्राकृतिक द्रोणी की विशेषता यानी जल संपदा की विशेषता। बात करते हैं इसकी किलेबंदियों के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, पहली किलेबंदी। विजयनगर साम्राज्य की पहली किलेबंदी पहाड़ों से घिरी हुई किलेबंदी थी, जिसके अंतर्गत जिस क्षेत्र पर पहाड़ नहीं होता था उस क्षेत्र पर इन्होंने खांचे वाले पत्थरों का इस्तेमाल करके, ऐसे पत्थर जो नुकीले होते थे और एक दूसरे में फिट हो जाते थे, इन पत्थरों का इस्तेमाल करके इन्होंने प्राकृतिक बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण करना शुरू किया था, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे क्षेत्र पर ना आ सके। नंबर 2, दूसरी किलेबंदी। इस किलेबंदी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे राज्य को अंदर से घेरा गया था, और संपूर्ण क्षेत्र पे अंदर से घेरने के साथ साथ खेतों को अलग से क्या किया गया था, घेरा गया था। ये दूसरी किलेबंदी थी, ताकि कोई भी भारी व्यक्ति अगर बाय चांस घुस जाता है तो अंदर से भी इन्होंने अपनी किलेबंदी रखी थी। ठीक है। नंबर 3, तीसरी किलेबंदी। ये किलेबंदी मुख्यतः कह सकते हैं राजा के किले से संबंधित थी, क्योंकि अगर राजा का किला है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, और इसीलिए तीसरी किलेबंदी को यहाँ पर क्या दिया गया था, महत्व दिया गया था। नंबर 4, अन्य किलेबंदियां। इसमें अन्नागार हो गए, यहाँ पे आपका अन्न रखा जाता था, माल गोदाम हो गया, और अन्य प्रकार की छोटी छोटी कह सकते हैं किलेबंदियों का यहाँ पर क्या किया गया था, निर्माण। कुल मिलाकर कितने किलेबंदी थी, 7। 7 में से कितनी महत्वपूर्ण थी, 3। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसी के आगे कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत महानम्य डिब्बा की विशेषता है। महानम्य डिब्बा यानी एक ऐसा विशालकाय मंच जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। एक एक करके इसके पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, विशालकाय मंच आकार तथा बनावट। यह महानम्य डिब्बा एक विशालकाय मंच होता था इस पर, और कह सकते हैं ये 11,000 वर्ग फीट में फैला हुआ था, और इसकी जो कह सकते हैं बनावट थी वो क्या थी, नीचे के जो कह सकते हैं क्षेत्र था वो पत्थर का बना हुआ था, और ऊपर का क्षेत्र किसका बना हुआ था, लकड़ी का। यानी आप देख लो, ये चित्र में मैंने दिखाया है, तो निचला क्षेत्र जो पत्थर का बना हुआ है और ऊपर का क्षेत्र किसका, लकड़ी का बना हुआ था। नंबर 2, महानवमी त्योहार और शक्ति प्रदर्शन। इसके अंतर्गत महानवमी त्योहार को बनाया जाता था, यानी नवरात्रि जो साल में एक बार मनाए जाते हैं उसको मनाया जाता था, और यहाँ पर राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने भी आते थे। नंबर 3, अश्वों की पूजा और बलि प्रथा। जहां एक तरफ कह सकते हैं घोड़े को पूजा जा रहा है, घोड़े की कह सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में पूजा की जा रही है, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, वहीं भैंस और अन्य जानवर की बलि चढ़ाई जा रही है, जो एक गलत चीज है। एक तरफ तुम एक पशु को क्या कर रहे हो, एक तरफ एक पशु को तुम बहुत ज्यादा अच्छा महत्व दे रहे हो और दूसरे पशु की बलि चढ़ाई जा रही है। तो ये प्रथा से मैं तो नाखुश हूं, लेकिन वहां पर यह प्रथा चलती थी। नंबर 4, शोभा यात्रा, भेंट तथा पुरस्कार। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो जितने भी शासक थे वो क्या करते थे, राजा के राज्य के अंतर्गत जितने भी भगवान होते थे उन सबकी शोभा यात्रा निकालते थे और पूरे राज्य में उन्हें घुमाते थे, और राजा के लिए यहाँ पर जो भी अमर नायक वगैरह होते थे वो भेंट और पुरस्कार इनके लिए लेकर आते थे। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका नृत्य तथा सैन्य प्रशिक्षण। अर्थात साफ तौर पे यहाँ पर लोगों के लिए डांस की प्रतियोगिता की जाती थी, मतलब उनके लिए नृत्य करवाया जाता था, और उसके साथ साथ सेना को प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि वो चीजों को ज्यादा बेहतर कर सके। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट्स की तरफ। विजयनगर साम्राज्य के बहमानी साम्राज्य के साथ युद्ध। पहला, क्षेत्रीय विस्तार। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य अपना विस्तार कर रहा है, इधर कह सकते हैं आपका बहमानी साम्राज्य अपना विस्तार कर रहा है, तो धीरे धीरे करके दोनों के बीच में इसी क्षेत्रीय विस्तार की नीति को लेकर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। नंबर 2, रायचूर दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था उस पूरे रायचूर दोआब पर ये क्या करना चाहते थे, अपना कब्जा। रायचूर दोआब का मतलब, रायचूर तो उस क्षेत्र का नाम था, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को लेकर इनके बीच में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। नंबर 3, आर्थिक महत्वता। ये दोनों के दोनों कह सकते हैं साम्राज्य आपस में इसलिए लड़े थे क्योंकि ये पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे, क्योंकि जो नदी वाला इलाका था वहां की भूमि उपजाऊ थी, जहां की भूमि उपजाऊ होगी वहां पर उपज अच्छी होगी, जहां उपज अच्छी होगी वहां पे कर अधिक आएगा, और जहां कर अधिक आएगा राज्य अपने आप क्या हो जाएगा, विस्तारित हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। युद्ध के परिणाम, विजयनगर की जीत। विजयनगर ने संपूर्ण क्षेत्र में कह सकते हैं बहमानी साम्राज्य को पूर्ण रूप से हराया, और हराने के बाद यहां पर क्या प्राप्त कर ली, जीत प्राप्त कर ली। नंबर 2, बहमानी की हार। ये तो आपको पता ही है। अब जो विजयनगर साम्राज्य की जीत हुई तो बहमानी की हार हुई, और इस कारण हम ये कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य ने संपूर्ण आसपास के क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। नंबर 3, तालीकोटा की लड़ाई। हालांकि 1565 में जो कह सकते हैं राम राय की जो नीति थी उसके तहत क्या हुआ, तालीकोटा की लड़ाई हुई, तालीकोटा का युद्ध हुआ। उस युद्ध में कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य को कह सकते हैं नुकसान का सामना करना पड़ा, और धीरे धीरे करके इसका भी क्या हो गया था, पतन हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये खत्म हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। अमरनायक प्रणाली की विवेचना कीजिए, और इसी के साथ इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है नायकार व्यवस्था, यानी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नायकार व्यवस्था क्या थी उसके बारे में बात करनी है। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको लिख के यही आना है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं।
विजयनगर साम्राज्य मैंने आपको बताया बहुत बड़ा साम्राज्य था और इसके अंतर्गत कह सकते हैं अमरनायक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये दिल्ली सल्तनत जो हमने अभी एकता प्रणाली पढ़ी थी ना, सेम वही चीज होगी, बस इसमें नाम बदल जाएगा। वहां एकता बोलते थे, यहाँ पर अमरनायक बोलेंगे। सेम हमें इसी प्रोसेस के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, ध्यान से सुनना। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो विजय इस अमरनायक प्रणाली की शुरुआत हुई थी और इस प्रणाली के तहत एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता था जो संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम करने के लिए क्या होता था, निर्भर रहता था। और उस व्यक्ति को उस पूरे क्षेत्र से लोगों से क्या वसूलना है, कर भी वसूलना है और लोगों की जरूरतों को क्या करना है, पूरा करना है। एक एक करके इसके पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अमरनायक प्रणाली वह प्रणाली थी जिसके अंतर्गत कह सकते हैं हर एक क्षेत्र पर एक अमरनायक को नियुक्त किया जाता था। अमरनायक मतलब कुशल घुड़सवार होता था और यह व्यक्ति उस पूरे क्षेत्र पर क्या करता था, अपना दबदबा कायम करता था। ठीक है, पॉइंट्स पढ़ते हैं। अमरनायक वह व्यक्ति होता था जिसे सैनिक कमांडर के रूप में जाना जाता था और यह व्यक्ति संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम करता था और जिस क्षेत्र को कह सकते हैं राजा द्वारा इसे दिया जाता था उस क्षेत्र पर लोगों से कर वसूलने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, इसी अमरनायक की होती थी। अगला पॉइंट है आपका नायक, अर्थात साफ तौर पे बताया गया कि जो भी व्यक्ति थे इसमें नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नायक जो होते थे वो कह सकते हैं सैनिक कमांडर तो नहीं है लेकिन वो अपने छोटे छोटे ग्रुप के क्या है, हेड है और वो क्या कर रहे हैं, किलों पर नियंत्रण रख रहे हैं और वो इसके साथ साथ संपूर्ण क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर ये नायक भी अपने पद से कह सकते हैं हटते थे तो ये अगर कोई गलत कार्य करेंगे तो इन्हें हटा दिया जाएगा और नहीं तो इन्हें राजा की जिम्मेदारियों को क्या करना पड़ता था, पालन करना पड़ता था। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पोलगार यानी ये वो व्यक्ति था जो संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार करता था और छोटे छोटे गांवों में जाकर लोगों से कर वसूलता था। इसे इस बारे में भी पता रहता था किससे कितना कर लेना, किससे कितना नहीं लेना, किसके पास कितनी जमीन है। तो ये पोलगार व्यक्ति था जो संपूर्ण क्षेत्र पर अमर नायकों के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। गौड़ा ये वो यानी देखो सैनिकों का ही दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे गौड़ा कहते हैं। गौड़ा मतलब क्या है, ये व्यक्ति जितनी ज्यादा मात्रा में राज्य के विस्तार में अपनी भूमिका निभाएंगे उनका राज्य का विस्तार उतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ता जाएगा और जितनी ज्यादा मात्रा में उनका विस्तार होता जाएगा तो चीजों को और ज्यादा बेहतर करने में क्या होगा, हमें फायदा होगा। ठीक है, समझ आ गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अमरनायक प्रणाली की लाभ, अर्थात साफ तौर पर यह बताया गया अमरनायक प्रणाली जो थी इसके कुछ लाभ हैं। सबसे पहला सैन्य बल की सुरक्षा, जितनी ज्यादा मात्रा में हमारे अमरनायक हमारे लिए वफादार होते थे उतनी ज्यादा मात्रा में हमारे सेना जो अधिकारी थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते जाते थे, बढ़ते जाते थे। इससे क्या होता था, हमारे साम्राज्य की सेना का विस्तार होता था। नंबर 2 प्रशासनिक दक्षता, ये इतने ज्यादा कैपेबल होते थे कि अपने इलाके पर इनका बहुत ज्यादा दबदबा था और संपूर्ण क्षेत्र पर ये राज करने में अपनी क्या निभाते थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नंबर 3 आर्थिक विकास, अर्थात राज्य से होने वाली जितनी भी इनकम होती थी, आय होती थी, उससे इनका आर्थिक विकास होता था और ये राजा को सारी की सारी चीजों को उपलब्ध कराने का क्या करते थे, प्रयास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अमरनायक प्रणाली के नुकसान। इस प्रणाली के कुछ नुकसान भी थे, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 केंद्रीय शक्ति का हास्र, अगर ये अमरनायक अपने अपने क्षेत्र पर उभर जाते थे तो राजा को कह सकते हैं राजा के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी दुविधा बन जाती थी। इस कारण कह सकते हैं राजा को संपूर्ण क्षेत्र में दबदबा उसका नहीं हो पाता था और इसलिए उसे नुकसान को झेलना पड़ता था। नंबर 2 स्थानीय शक्ति का विकास, मान के चलो अगर किसी अमरनायक की अपने क्षेत्र पर चलने लग गए तो वो अपने क्षेत्र पर दबदबा कायम कर लेता था और अपने खुद के साम्राज्य क्या कर लेता था, स्थापित कर लेता था। इस कारण विजयनगर साम्राज्य के राजाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत का क्या करना पड़ता था, सामना। नंबर 3 सैन्य व्यय की वृद्धि, अर्थात इससे क्या हुआ, सैन्य व्यय की वृद्धि मतलब जब सेना को कह सकते हैं अधिक अधिक उस पर खर्च होने लगा तो इससे राज्य को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसकी सेना तो प्रबल हो रही थी लेकिन इससे आर्थिक कोष में बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। ये क्या था, इसका पॉइंट था। अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है विरूपाक्ष मंदिर के संदर्भ में इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। विरूपाक्ष मंदिर क्या था, इसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसी समय पर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो विरूपाक्ष मंदिर की शुरुआत की गई थी। इसका निर्माण कार्य इस प्रकार था क्योंकि भगवान विरूपाक्ष शिव जी के एक रूप में माने जाते हैं और शिव जी का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर वो विरूपाक्ष मंदिर है। उसी के बारे में हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से सुनना। और इसके देखो यही था वो विरूपाक्ष मंदिर जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। नंबर 1 गोपुरम, इस पूरे के पूरे मंदिर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए जाते थे जिन्हें गोपुरम के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। नंबर 2 मूर्तिकला, अर्थात साफ तौर पर यह बताया गया है कि ये पूरे के पूरे क्षेत्र के अंतर्गत मूर्तिकला को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और ये यहाँ पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति थी उसे इस प्रकार बनाया जाता था ताकि हर व्यक्ति इसको देखकर बहुत ज्यादा क्या होता था, आश्चर्यचकित होता था, मतलब चौंक जाता था और उसे बहुत ज्यादा क्या होता था, फायदा होता था। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंदी की विशाल मूर्ति, इसी मंदिर के अंतर्गत नंदी की विशाल मूर्ति बनाई गई है जिस पर कह सकते हैं आप सबको पता ही है कि शिव जी का मंदिर है तो नंदी की मूर्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है और साफ तौर पर यह चीज दर्शाई गई है
कि नंदी की विशाल मूर्ति पर जो भी व्यक्ति आता था और उनके कान में कुछ भी बोलता था तो उनकी इच्छाओं को पूरे होने में ज्यादा समय नहीं लगता था। तो ये किसकी विशेषता है? विजयनगर साम्राज्य के जो विरूपाक्ष मंदिर है उसकी। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्तंभित मंडप, यहाँ पर बहुत सारे मंडप बनाए गए थे। उस मंडप पर यहाँ पर बहुत सारे सार्वजनिक कार्य होते थे, जैसे पूजा पाठ वगैरह हो गया, और भी बड़े स्तर पर सारे के सारे कार्य को यहाँ पर क्या किया जाता था? ज्यादा महत्व दिया जाता था। नंबर 5, द्रविड़ शैली। इस मंदिर को बनाने के पीछे द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा नमूना है, क्योंकि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शैली है जिस पर उन्होंने अलग अलग तरीके से क्या किया है? मंदिरों का निर्माण किया है। और ये जो हम्पी का मंदिर है, ये भारतीय वास्तुकला का सबसे बड़ा एक नमूना है, क्योंकि भारत की धरोहर पर इसका बहुत ज्यादा क्या है? महत्व है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका छोटा सा था, तो ये आपका उस वो क्वेश्चन आता है जो एंड में आता है ना, जिसमें हमें 2 करने होते हैं 10-10 नंबर के, तो उसमें से आएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपका सूफीवाद के ऊपर है। ध्यान से सुनना। अध्ययन अवधि के दौरान सूफीवाद के कार्यों पर विवेचना कीजिए और सूफीवाद ने कह सकते अपने कौन से विचार समाज के समक्ष प्रस्तुत किए। तो सूफी संत वह व्यक्ति होते हैं जो इस्लाम धर्म का कविता और कव्वालियों के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, और इनकी विचारधारा कुछ इस प्रकार की है कि इस्लाम को मानते हैं लेकिन अलग तरीके से मानते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। ध्यान से सुनना। अध्ययन अवधि मतलब जो मध्य अवधि चल रही थी उसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। नंबर 1, सूफीवाद के मुख्य सिद्धांत। पहला है रूढ़िवादी परिभाषा। सूफियों ने अपने पुराने विचारों को बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया, कि समाज में चल रही पुराने रीति रिवाजों को हम मानने से हमेशा क्या करते हैं? इनकार करते हैं। नंबर 2, ईश्वर की भक्ति। उन्होंने बोला कि अगर आपको ईश्वर के प्रति लीन होना है तो आप ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर को मान्यता दो, और केवल कह सकते हैं अल्लाह के प्रति अपने विचारों को क्या करो? प्रस्तुत करो। नंबर 3, इंसाने कामिल। पैगंबर मोहम्मद साहब को उन्होंने इंसाने कामिल बताया, यानी वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करेंगे? जो संपूर्ण इस्लाम जगत के व्यक्तियों को राह दिखाएंगे, और उन्हीं के विचारों को सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या देना चाहिए? महत्व देना चाहिए। नंबर 4, सदाचारिता का जीवन। अर्थात वो साफ तौर पर ये बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को सदाचारिता का जीवन मतलब सादा जीवन जीना चाहिए, और उन्हें बिल्कुल भी विलासिता का जीवन यानी शो ऑफ की चीजें नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, सभी जीव एक समान है। अर्थात उन्होंने साफ तौर पर यह बताने का प्रयास किया कि जितने भी जीव है वो क्या है? एक समान है, और सभी के साथ एक प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, और किसी के साथ भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए। विलासिता का जीवन। अर्थात वो साफ तौर पर यह करते हैं कि विलासिता का जीवन नहीं जीते, उन्हें जितनी भी चीजें मिलती है उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो ज्यादा कह सकते हैं भोग विलास की चीजें यूज नहीं करते, जिसे हम शो ऑफ कहते हैं, और उन्हें जितना खाना जितनी चीजें मिलती है वो उतने में क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका हो गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। शरिया का पालन। वह शरिया का पालन नहीं करते हैं क्योंकि वो ऐसे नियमों को मानने से इनकार कर देते हैं जो इस्लाम के लिए क्या माना जाता है? खतरा माना जाता है। इसीलिए उन्होंने शरिया के पालन को क्या किया है? बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है। शरिया क्या है? इस्लामिक कानूनों की पुस्तक है। अगला पॉइंट है आपका एक ईश्वरवाद, जिसे तौहीद कहते हैं। अर्थात वो एक ही ईश्वर पर बिलीव करते हैं और केवल अल्लाह की पूजा पर ज्यादा क्या करता है? महत्व देते हैं। नेक्स्ट है इश्क यानी प्रेम। अगर व्यक्ति को अपने ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को प्रकट करना है तो वो उसी के प्रति लीन होकर, उसकी याद में खोकर कह सकते हैं अपनी जीवन को क्या कर सकता है? अच्छे से जी सकता है। लास्ट पॉइंट आपका एकता। अर्थात वो ऐसा मानते हैं कि सारे के सारे जो व्यक्ति हैं वो अल्लाह से ही प्रेरित हुए हैं और अल्लाह से ही एक रूप में जुड़े हुए हैं, और इसीलिए वो इस चीज पर ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इस्लाम धर्म की शुरुआत सन 612 में की गई थी, और पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 में हुआ था। इससे पहले भी बहुत सारे धर्म हमारे देश में या पूरे विश्व में क्या थे? प्रचलित थे। इसीलिए यह पॉइंट इस्लामियों के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं समाज में सूफीवाद का योगदान, यानी समाज में सूफियों का क्या योगदान रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक एकता। सूफियों ने समाज में सभी के बीच में एकता लाने का प्रयास किया और सभी व्यक्तियों को एक समान क्या दिया? दर्जा दिया, ताकि सभी व्यक्ति एक समान रूप से क्या हो सके? आगे बढ़ सके। नंबर 2, धार्मिक सम्मान। अर्थात सूफियों ने सभी धर्मों का सम्मान किया, लेकिन उन्होंने केवल ज्यादातर जो व्यक्ति थे वो इस्लाम को मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम को ज्यादा बढ़ावा दिया, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्मों की क्या नहीं की? बुराई नहीं की। ठीक है, अब बात करते हैं राजनीति में इनका क्या योगदान था। शांति और सौहार्द। उन्होंने सभी के बीच में शांति फैलाने की कोशिश की, सौहार्द को बढ़ावा देने की कोशिश की, ताकि सभी व्यक्तियों के बीच में समान रूप से सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले और सभी के बीच में क्या बनी रहे? शांति बनी रहे। नंबर 2, न्याय और समानता। समाज में रह रहे सभी लोगों के बीच में न्याय और समानता को फैलाने का प्रयास किया, ताकि लोगों के बीच में न्याय को बढ़ावा दिया जाए और सभी को समान रूप से एक बराबर लाने का क्या किया जाए? संपूर्ण प्रयास किया जाए। नंबर 3, राजनीतिक महत्वता। अर्थात उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार अपना डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए, वो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने सारे कार्य कर सके। इसलिए राजनीति के जुड़े हुए जितने भी पहलू है उस पर भी उन्होंने अपने विचार को क्या किया? प्रस्तुत किया और सभी को एक बराबर लाने का क्या किया? प्रयास किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया है? खत्म हो गया है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चिश्तियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब देखो, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, उसमें चिश्ती का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। चिश्ती एक प्रकार का सरनेम है और ये जो इसकी शुरुआत बहुत सारे व्यक्तियों ने की थी और धीरे धीरे करके ये जो आपका सिलसिला था ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक चला था। उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके इसके पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, चिश्ती सल्तनत जो थे वो कह सकते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी चीजों को अपने तरीके से मानने से शुरू किया और ये सूफी संतों में से ही एक थे। इन्होंने अपने विचारों को सबके समक्ष प्रस्तुत किया और इसकी शुरुआत में सबसे अगर महत्वपूर्ण शासक के रूप में देखा जाए तो वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनकी दरगाह कहां पर है, अजमेर में है। इनके विचारों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। कुछ प्रमुख चिश्ती संतों के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अब आप सबको पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या अजमेर शरीफ, ये बहुत ज्यादा प्रमुख कह सकते हैं चिश्ती थे, जिनकी दरगाह कहां पर है, अजमेर में है। नंबर 2, बाबा फरीद, ये भी एक बहुत ज्यादा प्रमुख चिश्ती है, जिनकी दरगाह कहां पर है, पाकिस्तान में है। नंबर 3, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया भी एक बहुत ज्यादा प्रमुख चिश्ती थे, जिनकी दरगाह कहां पर है, दिल्ली में है। नंबर 4, अमीर खुसरो, ये एक प्रमुख कह सकते हैं सूफी संत थे, जिनकी दरगाह कहां पर है, दिल्ली में है। तो ये सारे क्या है, प्रमुख कुछ चिश्ती थे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आगे कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। चिश्ती संतों की शिक्षाएं, मतलब जो चिश्ती थे उन्होंने समाज में कौन कौन सी शिक्षाओं को प्रचलित किया, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, प्रेम और करुणा, उन्होंने प्रेम और करुणा के सिद्धांत पर बल दिया। वो ज्यादातर ये चाहते थे कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे प्रेम को ज्यादा महत्व दे, करुणा मतलब दया पर ज्यादा क्या करे, फोकस करे। नंबर 2, आध्यात्मिक जीवन, उन्होंने हर व्यक्ति को गहराई से धर्म का कह सकते ज्ञान लेने पर बहुत ज्यादा जोर दिया, ताकि हर व्यक्ति को धर्म का गहराई से क्या हो सके, ज्ञान हो सके। नंबर 3, सामाजिक न्याय, उन्होंने भी सामाजिक न्याय पर सबसे ज्यादा महत्व दिया कि समाज में रह रहे सभी लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और उनको समाज में समान रूप से आगे बढ़ने का क्या मिल सके, मौका मिल सके। ठीक है। नंबर 4, शिक्षा और ज्ञान, उन्होंने सबसे ज्यादा मात्रा में शिक्षा को फैलाने की कोशिश की और लोगों के बीच में ज्ञान को ज्यादा विस्तारित करने की क्या की थी, कोशिश की थी। चिश्ती संतों की गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, ध्यान और प्रार्थना, अर्थात उन्होंने साफ तौर पे ध्यान को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की और लोगों को ज्यादा प्रार्थना, प्रेयर, उपासना, आराधना पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश की कि हर व्यक्ति को अपने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को क्या करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। नंबर 2, संगीत और कविता, उन्होंने साफ तौर पर संगीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, ताकि समाज में हर व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ने का क्या मिले, अवसर मिले। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक सेवा, अर्थात उन्होंने समाज में लोगों के बीच में सेवा को ज्यादा महत्व दिया, ताकि हर व्यक्ति सेवा कर कर अपने समाज को और ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ाने का क्या कर सके, प्रयास कर सके। ठीक है। शिक्षा और प्रशिक्षण, उन्होंने समाज में लोगों के बीच में शिक्षा को फैलाने की कोशिश की, ज्यादा मात्रा में ट्रेनिंग देने की कोशिश की, ताकि हर व्यक्ति को समाज में समान रूप से आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले। चिश्ती संतों के प्रमुख केंद्र अगर देखा जाए, अजमेर शरीफ जो कह सकते हैं दरगाह है, जिसे गरीब नवाज या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहा जाता है, ये एक प्रमुख केंद्र है। निजामुद्दीन औलिया का हो गया, ठीक है, और आपका कह सकते हैं शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो गया। ये सारी वो दरगाहें हैं जो भारत में बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चिश्ती संतों का प्रभाव, चिश्ती लोगों ने अपने कह सकते हैं विचारों से लोगों को प्रेरित किया और लोगों को ज्यादा इंस्पायर किया, ताकि वो लोग इस्लाम धर्म की ओर ज्यादा क्या हो सके, आकर्षित हो सके। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूरे सिलेबस में मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मध्यकालीन समाज पर बाबा गुरु नानक देव और संत कबीर की विशेषताओं का क्या करना है, हमें वर्णन करना है। यानी मध्यकालीन समाज पर बाबा गुरु नानक देव और कबीर ने अपने विचारों को किस प्रकार प्रस्तुत किया, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। 15वीं शताब्दी के अंतर्गत संत कबीर ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया और बाबा गुरु नानक देव ने भी अपने विचारों को प्रस्तुत किया। समाज में एक ऐसा परिवर्तन आने लगा कि लोग सारे के सारे जो थे वो इनके विचारों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। उनके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एक एक करके इनके बारे में समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कबीर का योगदान। कबीर जो थे कह सकते हैं, कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कैसे शुरू में तो हिंदू धर्म से संबंधित थे, लेकिन बाद में इनके परिवार वालों ने क्या किया, मुस्लिम धर्म को अपना लिया और इन्होंने समाज में फैले हुए विचारधाराओं को, जो भी समाज में नियम थे, उन सबको उन्होंने समाप्त करने की क्या की थी, कोशिश की थी। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो। कबीर के योगदान की बात करते हैं। सबसे पहला सामाजिक सुधार। संत कबीर ने समाज में फैली हुई जातिगत विचारधारा और जो भेदभाव होता था उसको समाप्त करने की कोशिश की और समाज में सभी के बीच में सुधार लाने का प्रयास किया, ताकि हर व्यक्ति को एक बराबर आने का मौका मिले और उनके सामने उत्पन्न होने वाली जितनी भी समस्याएं थी उसे दूर करने में वो क्या हो जाए, सफल हो जाए। नंबर 2, धार्मिक सुधार।
संत कबीर ने किसी भी धर्म का समर्थन नहीं किया, ना तो वो हिंदू धर्म के नियम मानते थे ना मुस्लिम धर्म के, लेकिन लोगों को उन्होंने धर्म के बारे में बताने का प्रयास किया कि धर्म को मानना लोगों का व्यक्तिगत विषय है और हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म क्या कर सकता है, चुन सकता है। नंबर 3, संत कबीर के जो विचार है वो आदि ग्रंथ साहिब, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, उसमें भी वर्णित है। उसमें उन्होंने धार्मिक समुदाय के साथ साथ अपने साहित्यिक विचारों को भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी वाणी को उसमें क्या किया है, आदि ग्रंथ साहिब में दर्ज करवाया है और इसीलिए संत कबीर का योगदान संपूर्ण क्षेत्र पर क्या था, बहुत ज्यादा था। ठीक है। नंबर 4, नैतिक मूल्यों का प्रचार। उन्होंने साफ तौर पर नैतिक मूल्यों का प्रचार किया ताकि हर व्यक्ति के बीच में जो भी उनके बीच में दिक्कत आ रही है, जो भी उन्हें दिक्कत है, लोगों के बीच में नैतिकता को बढ़ावा दिया ताकि मोरल चीजों को अच्छा किया जा सके, नैतिक मूल्य उनके अच्छे हो सके, लोग दूसरों की मदद करें और सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले। कबीर की विशेषताएं। कबीर की विशेषताएं इस प्रकार है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला बहुदेववाद, अर्थात उन्होंने बहुदेववाद को मानने से इनकार कर दिया कि बहुत सारे देवी देवता नहीं होते, देवी देवता केवल एक है, उनका एक ही स्वरूप है और सभी व्यक्तियों को उन्हीं को क्या देनी चाहिए, मान्यता देनी चाहिए। नंबर 2, रब का जिक्र, अर्थात उन्होंने साफ तौर पर बताने का प्रयास किया कि व्यक्ति को रब का जिक्र करना चाहिए, रब का जिक्र कर कर ही वो अपने कह सकते हैं ईश्वर की क्या कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर 3, लिंग व आकार, अर्थात उन्होंने साफ तौर पर लिंग को उन्होंने बोला ना तो ईश्वर का कोई लिंग है ना ही उनका कोई आकार है, उन्होंने ईश्वर के लिंग और आकार को मान्यता ना देकर केवल ईश्वर पे मान्यता देने पर क्या किया, फोकस किया। ठीक है। नंबर 4, भक्ति, हर व्यक्ति को अगर भक्ति का मार्ग अपनाना है तो उन्हें निरंतर अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने कह सकते हैं भगवान का क्या करना चाहिए, उसके प्रति भक्ति में लीन रहना चाहिए, तभी जाकर हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिंदू और मुस्लिम धर्म के नियम। ना तो उन्होंने हिंदू धर्म के नियम माने थे, ना ही उन्होंने मुस्लिम धर्म के नियम, उन्होंने दोनों धर्मों के नियमों को मानने से क्या कर दिया था, इनकार। इसीलिए उन्होंने सभी धर्मों को महत्वता तो दी, लेकिन उन्होंने इन दोनों धर्मों के नियमों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जातिगत भेदभाव, उन्होंने साफ तौर पर जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास किया ताकि लोगों के बीच में जो भी जाति को लेकर भेदभाव होता है उसे वो खत्म करने का क्या करे, प्रयास करे। और ये जातिगत भेदभाव के लिए उन्होंने बहुत सारे क्या किए थे, दोहे भी बनाए थे। ठीक है, वो आप सब देख लेना। अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं बाबा गुरु नानक देव के बारे में। ठीक है, उन्होंने अपने विचार किस प्रकार प्रस्तुत किए उनके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन है आपका मध्यकालीन समाज पर बाबा गुरु नानक देव के विचारों का कह सकते हैं हमें वर्णन करना है, मतलब कि बाबा गुरु नानक देव ने समाज में कौन सी विचारधारा प्रस्तुत की। मध्यकालीन समाज पर कबीर के साथ साथ बाबा गुरु नानक देव ने भी अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, जिसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, नानक के योगदान, सिख धर्म की स्थापना। अब उन्होंने समाज में ना तो हिंदू धर्म के नियम माने ना मुस्लिम धर्म के नियम माने, उन्होंने दोनों धर्मों के नियमों को मानने से क्या कर दिया था, इनकार। इस कारण हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि उन्होंने जिस नियमों को उन्होंने संकलित किया तो लोगों ने आगे चलकर उन्हीं को किसकी संज्ञा दी, धर्म की संज्ञा दी। इसीलिए सिख धर्म की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, गुरु नानक देव को। नंबर 2, एकेश्वरवाद और भक्ति, अर्थात उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ईश्वर केवल एक है और उसी के ऊपर हमें भक्ति करनी चाहिए और उसी के लिए हमें अपने महत्व को दिखाना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, सामाजिक सुधार, उन्होंने समाज में फैले हुए जितने भी विचार थे उन्होंने खत्म करने की कोशिश की और समाज को सुधार करने की कोशिश की कि जातिगत भेदभाव हो, धर्म के आधार पर भेदभाव हो या ऊंच नीच हो, शिक्षा हो, इन सबको उन्होंने बेहतर करने का क्या किया, प्रयास किया। इसीलिए समाज में उनका बहुत ज्यादा क्या महत्वपूर्ण योगदान है। गुरु नानक के विचार, निर्गुण भक्ति, उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, यानी ईश्वर का ना तो कोई आकार है ना ही कोई अवतार है, केवल और केवल व्यक्ति को निर्गुण भक्ति पर ही अपना क्या करना चाहिए, योगदान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिंदू और मुस्लिम धर्म के नियम। सीधी सी बात है, जैसे कबीर ने किया था वैसे इन्होंने किया, ना तो इन्होंने हिंदू धर्म के नियम माने ना मुस्लिम धर्म के नियम माने। ठीक है। नंबर 3, निराकार रब, उन्होंने निराकार रब की पूजा की, यानी रब का कोई आकार नहीं है, उन्होंने उन्हें रब के रूप में प्रस्तुत किया और रब का कोई आकार नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको ज्यादा महत्व दिया। नंबर 4, रब की उपासना, उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि अगर आपको निरंतर उन्हें कह सकते हैं, अगर आपको उनकी उपासना करनी है तो उनका निरंतर स्मरण करो, जाप करो उनके नाम का, तभी जाकर आपको रब की क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो लोग थे उसमें संत कबीर ने अपने विचार प्रस्तुत किए और बाबा गुरु नानक देव ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए और समाज में फैली हुई असमानताओं को दूर करने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में मीराबाई के योगदान का वर्णन कीजिए। अब मीराबाई का क्या योगदान था उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, मीराबाई एक प्रसिद्ध कवियत्री थी जिन्होंने कह सकते हैं अपनी मर्जी के खिलाफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल कृष्ण को अपना एकमात्र पति माना और उनकी विशेषताओं के बारे में हमें क्या करना, पढ़ना है। समाज में उन्होंने कौन सी विचारधारा फैलाई, लोग उनसे इतने ज्यादा इंस्पायर क्यों होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, जीवन और पृष्ठभूमि।
मीराबाई का जन्म 1498 में मेवाड़ जिले के कह सकते हैं एक छोटे से कुकुड़ नाम के गांव में हुआ था और इनका विवाह कह सकते हैं भोजराज से किया गया था। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इनका जीवन जो था बहुत ज्यादा कष्ट से गुजर रहा था, क्योंकि इनकी शादी इनकी मर्जी के खिलाफ की गई थी। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स है उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 2, भक्ति और कविता। मीराबाई ने अपने पूरे जीवन में भक्ति को ही अपना महत्व दिया, कविता को ही महत्व दिया, क्योंकि वो कृष्ण को ही एकमात्र अपना पति मानती थी और उन्हीं की भक्ति में क्या रहती थी, लीन रहती थी। नंबर 3, भक्ति आंदोलन में योगदान। मीराबाई ने कृष्ण के ऊपर बहुत सारे भजन लिखे और उसी भजनों के माध्यम से आज भी उनके भजन जो कह सकते हैं, उनके भजन क्या है, आज भी उनके भजन गुजरात और राजस्थान जैसे क्षेत्र पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और इनका आंदोलन में उस टाइम पर बहुत बड़ा क्या था, योगदान था। उसी के बारे में हमने क्या किया है, पढ़ा है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नारी सशक्तिकरण, अर्थात मीराबाई ने साफ तौर पर नारी सशक्तिकरण के लिए भी अपना योगदान दिया। उन्होंने समाज में लोगों के बीच में कह सकते हैं नारियों के सम्मान के लिए, नारियों को आगे बढ़ाने के लिए, नारियों के उद्धार के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के क्या किए थे, प्रयास किए थे। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भक्ति का प्रचार, उन्होंने मात्र कृष्ण को ही अपना कह सकते हैं एकमात्र कह सकते हैं पति के रूप में माना था और उन्हीं की भक्ति को उन्होंने ज्यादा ज्यादा मात्रा में बढ़ाया, ताकि हर व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को क्या कर सके, उजागर कर सके। उन्होंने इसके साथ साथ कई सारे कार्य किए थे, उसके बारे में भी बात करते हैं। सामाजिक बंधनों को तोड़ना, जहां पर एक टाइम पर कह सकते हैं स्त्री को अपनी मर्जी से बोलने का अधिकार नहीं था, कहीं आने जाने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं था और कुछ भी करने का अधिकार नहीं था, उसी समय पर मीराबाई ने क्या किया, मीराबाई ने उनके विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि मैं ऐसे नियमों को मानने से इनकार करती हूँ और हर व्यक्ति को वर्तमान समय में अपनी इच्छा से अपने जीने का क्या है, अधिकार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने सामाजिक बंधनों को तोड़ा, उन्होंने अपनी शादी को भी कह सकते हैं खारिज कर दिया था और उन्होंने अपने घर बार को भी क्या कर दिया था, त्याग दिया था। किसने, मीराबाई ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका आध्यात्मिक शांति और मानसिक स्थिरता। मतलब उन्होंने अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि राजस्थान और गुजरात जैसे इलाके जहां पर उनको एक भक्ति में राजकुमारी के रूप में माना जाता है, लोग आज भी उनके विचारों को इतने ज्यादा मतलब मान्यता देते हैं कि वो सारे के सारे लोग उनको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रेम स्वरूप उनको महत्वता देते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका इस क्वेश्चन का, भक्ति साहित्य में योगदान। अर्थात उन्होंने भक्ति के लिए बहुत सारे साहित्य की रचना की, उनके बहुत सारी कविताएं, उनके बहुत सारे गाने आज भी बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है और समाज में इनका बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। इसीलिए मीराबाई का भी संपूर्ण कह सकते हैं क्षेत्र पर अपना क्या था, बहुत ज्यादा दबदबा था। ठीक है, समझ आ गया। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था जो आपका खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुलह कुल के विशेष संदर्भ में अकबर के धार्मिक विचारों का मूल्यांकन करना है कि मतलब सुलह कुल क्या थी और उसके साथ साथ अकबर ने धार्मिक विचारों को अपने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में भी बात करते हैं। तो अकबर वो व्यक्ति था जो मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध शासक था। सन 1556 में 13 साल की उम्र में इस व्यक्ति को पूरे भारत की राजगद्दी पर बैठा दिया गया था और इसी के नाम का कह सकते हैं राज सिंहासन इसको नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन उस समय पर ये कई सारे व्यक्तियों के साथ मिलकर क्या कर रहे थे, शासन को चला रहे थे। और जब धीरे धीरे करके अकबर बड़ा हुआ तो उसने अपने धार्मिक विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। एक एक करके इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। कुछ कुछ चरण है, चरण मतलब स्टेप्स है, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक चरण, जिसमें 1556 से 1562 तक था। अकबर ने क्या किया, अपने पुराने जो व्यक्ति थे, पुराने जो उसके पिता थे, उसके जो बड़े बड़े धर्म ज्ञानी थे, उन्हीं के विचारों का महत्व दिया, उनको समझने का प्रयास किया। फिर धीरे धीरे करके उसमें क्या आएगा, बदलाव आएगा। ठीक है, द्वितीय चरण की तरफ चलते हैं। 1562 से 1575 अकबर ने इस टाइम पर क्या किया, अपने पुराने विचारों को मान्यता देने के साथ साथ उसने कुछ अपने नए विचार भी प्रस्तुत किए समाज में, जिसकी माध्यम से समाज में लोगों के बीच में कह सकते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है, लोगों को एक ऐसा राजा मिला जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या था, अच्छा था। उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 इसके कुछ पॉइंट्स है, समझ लेते हैं। जजिया कर, सन 1563 में उसने जजिया कर की समाप्ति की। जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी एक मुस्लिम क्षेत्र में अगर कोई गैर मुस्लिम रह रहा है, यानी हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति रह रहा है, तो उस क्षेत्र पर रहने के बदले में उसे अपनी सुरक्षा के बदले में कर चुकाना होता था, जिसे जजिया कर कहते थे। अकबर ने क्या किया कि मेरे राज्य के अंतर्गत अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी रहता है तो उसे कर देने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने 1563 में क्या किया, इस कर को समाप्त किया। ठीक है, नंबर 2, मैसूर कर। यह वह कर था जो कह सकते गैर जो मुसलमान होते थे, उन्हें अगर अपने धर्म की यात्रा करनी होती थी तो उस पर भी उन्हें क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। उसने इस कर को भी 1564 में पूर्ण रूप से क्या कर दिया, समाप्त। अगर कोई व्यक्ति मेरे राज्य के अंतर्गत रहेगा तो उसे यहां पर रहने के लिए भी कर नहीं देना, और इसके साथ साथ कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर वो अपने धर्म की यात्रा करना चाहता है तो उसे बिल्कुल भी कह सकते कर देने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने दोनों कर की क्या कर दी, समाप्ति कर दी।
ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अंतिम चरण 1575 से 1605, इस चरण के अंतर्गत अकबर ने अपने क्षेत्र में कह सकते हैं धार्मिक नीतियों का प्रावधान किया था और उसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल की नीति की विशेषता कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, धार्मिक मान्यता। अकबर ने इस्लाम धर्म की मान्यता के साथ साथ हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के मंदिरों का भी निर्माण करवाया, उनकी मरम्मत करवाने में योगदान दिया, जिससे संपूर्ण प्रजा के बीच में उसका दबदबा क्या होता गया, बढ़ता गया। क्योंकि इससे पहले के जो शासक थे वो केवल और केवल इस्लाम को ज्यादा महत्व देते थे। उन्होंने हिंदू धर्म के मंदिरों की भी मरम्मत करवाई, इस्लाम धर्म के मस्जिदों की भी मरम्मत करवाई, इमारतों की भी मरम्मत करवाई और कई सारे ईसाई धर्म के कह सकते हैं चर्च स्थापित करने में उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, समझ आ गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एकता। अकबर इकलौता ऐसा शासक था जिसने सभी के बीच में एकता कायम करने का प्रयास किया था, ताकि हर व्यक्ति को समाज में सभी के बीच में एक बराबर आने का क्या मिल सके, मौका मिल सके और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़े। इस कारण अकबर की नीति से बहुत ज्यादातर लोग क्या हुए थे, इंस्पायर हुए थे। नेक्स्ट है आपका सुलह कुल, अर्थात अकबर ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत सुलह कुल को ज्यादा महत्व दिया और उसने सभी के बीच में सुलह कुल को इसलिए महत्व दिया था ताकि हर व्यक्ति को संपूर्ण क्षेत्र पर दबदबा कायम करने का मौका मिले और हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म मान सके। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुलह कुल। सुलह कुल के अंतर्गत सभी धर्मों को समानता का महत्व दिया जाता था। अकबर ने सभी धर्मों को समानता देने के साथ साथ सभी लोगों के बीच में समान रूप से एक बराबर आने का क्या किया, प्रस्ताव उनके सामने रखा था। लास्ट पॉइंट है आपका दीन ए इलाही। अकबर ने अपने टाइम के दौरान कह सकते हैं दीन ए इलाही नाम के एक नए धर्म की शुरुआत की थी, जिसमें उसके इसी विचारों को क्या किया गया था, महत्व दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने इसको मान्यता दी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके ये दीन ए इलाही का जो धर्म की मान्यता थी ये पूरी तरीके से क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजपूत मुगल संबंधों के विकास में अकबर के जो कह सकते हैं नीतियां थी उसके हमें आलोचनात्मक वर्णन करना है कि मतलब अकबर का राजपूतों के साथ किस प्रकार का संबंध था, उसके बारे में हमें साफ तौर पे बताना है। तो अकबर इकलौता ऐसा शासक था जिसने भारतीय लोगों के साथ अपने संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, एक एक करके पॉइंट समझाता हूं। अकबर का राजपूतों के साथ संबंध। सन 1556 से 1605 तक अकबर ही इकलौता ऐसा शासक था जिसने राजपूतों के साथ सबसे पहले संबंध अपने स्थापित किए, क्योंकि इससे पहले बाबर और हुमायूं केवल और केवल भारत पे राज करना चाहते थे। लेकिन अकबर ने क्या किया, इनके साथ अपने संबंध अच्छे किए ताकि सभी लोगों के बीच में इनका दबदबा क्या होता जाए, बढ़ता जाए। तो इसी के कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, राजपूत राजकुमारियों से विवाह। अकबर ने क्या किया, अकबर ने राजपूतों की राजकुमारी जो जोधा से विवाह किया था और इस कारण क्या हुआ, मुगलों के बीच में और राजपूतों के बीच में क्या हो गए, संबंध अच्छे हुए और दोनों एक साथ कह सकते हैं साम्राज्य को बढ़ाने में क्या निभा रहे थे, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। नंबर 2, साम्राज्य का विस्तार। देखो सीधी सी बात है, साम्राज्य के विस्तार करने से मतलब था अब वो बाकी सारे शासक क्या करते थे, उन पे जीत प्राप्त करते थे। अकबर ने क्या किया, उनके साथ विवाह संबंध किए। विवाह संबंध में क्या हुआ कि उनके बीच में समझौता भी बना रहा और उसके राज्य का विस्तार भी हुआ। तो ये सबसे अच्छी नीति किसको लगी थी, अकबर को। नंबर 3, पद स्थापना। अर्थात जहां पर देखा जाए तो मुगलों के टाइम पर अगर देखा जाए केवल केवल मुगल मुसलमान व्यक्ति को ही पद पर आसीन किया जाता था, लेकिन अकबर ने अपने टाइम पर क्या किया, अकबर ने अपने टाइम पर बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो, चाहे वो मुस्लिम से हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी धर्म से अगर संबंधित व्यक्ति हो और वो उस पद के लायक है तो उसने उस पद पर बड़े बड़े व्यक्तियों को क्या किया था, आसीन किया था। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जहांगीर का राजपूतों के साथ कह सकते हैं संबंध। तो सन 1605 से लेकर अगर देखा जाए तो 1627 तक जहांगीर का राजपूतों के साथ संबंध था, उसके बारे में बात करेंगे कैसा था। ठीक है, नंबर 1, संबंध बरकरार रखना। अब जहांगीर जो था उसने अपने पिता की नीति को जारी रखा और उसने राजपूतों के साथ अपने संबंधों को ज्यादा महत्व देने का प्रयास किया और उन्हीं के संबंध को क्या रखा, जारी रखा। ठीक है, नंबर 2, मेवाड़ के राजा अमर सिंह के साथ संघर्ष। अर्थात साफ तौर पे बताया गया कि जो मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह, उनके साथ इनका संघर्ष देखा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पूरे के पूरे कह सकते हैं संबंध को बरकरार रखने की क्या की थी, कोशिश की थी। ठीक है, चरण 3, शाहजहां का राजपूतों के साथ संबंध 1628 से 1658 तक। अब शाहजहां ने भी राजपूतों के साथ अपने संबंध रखे, किस प्रकार के रखे थे उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, शाहजहां ने भी क्या किया, अपने क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे दूसरे धर्म के व्यक्तियों को अपॉइंट किया, उनको बड़े बड़े पद पर आसीन किया ताकि लोगों को और ज्यादा मात्रा में बढ़ने का क्या मिले, अवसर मिले। नंबर 2, राजपूतों के साथ संघर्ष, यानी शाहजहां का राजपूतों के साथ संघर्ष तो हुआ था, खास करके बूंदी के जो राजा थे उनके साथ इनका संघर्ष हुआ था, फिर भी उन्होंने अपने संबंधों को बरकरार रखने की क्या की थी, कोशिश की थी। औरंगजेब का राजपूतों के साथ संबंध। जो औरंगजेब था, अगर उसने देखा जाए तो 1658 से 1707 तक शासन किया, उसका राजपूतों के साथ किस प्रकार का संबंध था उसके बारे में बात करते हैं। राजपूतों की कम महत्वता। शुरू में तो क्या हुआ, ये सारे शासक क्या कर रहे थे, राजपूतों के साथ अपना संबंध रख रहे थे, लेकिन औरंगजेब के आते ही उसने
बाकियों की नीतियों को ना मानकर उसने अपनी नीतियां चलाई और राजपूतों के साथ अपने संबंध को खत्म करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। नंबर 2, संघर्ष। उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम किया और धीरे धीरे करके जो उनके साथ कह सकते हैं राजपूत थे, उनके साथ उन्होंने अपने सारे संबंध तोड़े और उनके ऊपर अपना अधिकार करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। ये थे क्या थे, ये इनके साथ संबंध थे कि राजपूतों के साथ विभिन्न राजाओं ने कौन कौन से अपने संबंध रखे। अब इनकी कुछ आलोचनाएं पढ़ते हैं, उसके बारे में ध्यान से देखते हैं। ठीक है, नंबर 1, अकबर की राजपूतों की नीति। अकबर की नीति के तहत अगर देखा जाए तो संपूर्ण मुगलों को राजपूतों के साथ जुड़ने का मौका मिला और उससे साम्राज्य का विस्तार हुआ। नंबर 2, राजपूतों में असंतोष और विद्रोह की भावना, अर्थात साफ तौर पर बताएगा कि जितने भी राजपूत थे उनके साथ कह सकते हैं असंतोष की भावना क्या होती गई, बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि वहां पर जब भी वो उनके महल में जाते थे तो उनकी नीतियों को बहुत ज्यादा महत्व देने का क्या करते थे, प्रयास करते थे। उसी के बारे में इन्होंने बताने की क्या की है, कोशिश। अर्थात साफ तौर पर बताया गया कि जो भी व्यक्ति थे वो मुसलमानों को ज्यादा महत्व दे रहे, लेकिन वो हिंदुओं को क्या करते थे, कम महत्व देते थे। इसलिए इनके बीच में क्या नहीं हो पाती थी, बातचीत नहीं बन पाती थी। नंबर 3, राजपूतों के साथ संबंध, अर्थात इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि राजपूतों के साथ उनके संबंध अच्छे भी बने, कुछ राजाओं ने अच्छे बनाए और कुछ राजाओं ने क्या बनाए, बुरे बनाए। तो इसीलिए इस नीति के तहत उन्होंने मिलकर पूरे साम्राज्य को चलाने का क्या किया था, प्रयास किया था। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल लघु चित्रकला की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान से सुनना, एक एक करके इनके सारे पॉइंट्स क्या करता हूं, समझाता हूं। मुगल और लघु चित्रकला की अगर देखा जाए तो शुरुआत जो हुई थी अकबर और जहांगीर के द्वारा हुई थी। और इन्होंने फारसी चित्रकला, इन्होंने हिंदू चित्रकला, इन्होंने मुस्लिम चित्रकला, हर एक चीज को इन्होंने जोड़कर नई विशिष्ट शैली का निर्माण किया और चित्रकला को यानी जो हमारी पेंटिंग थी उसे ज्यादा मात्रा में बढ़ाने का क्या किया, प्रयास किया। एक एक करके इनके पॉइंट समझते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, तस्वीर खाना, अर्थात जो अकबर था उसने क्या किया, अपने टाइम के दौरान उसने एक तस्वीर खाना खोल दिया। तस्वीर खाना मतलब जिसे पेंटिंग रूम कहते हैं, जहां पर हर व्यक्ति आएगा, अपनी तस्वीर को बनवा सकता है, अपनी तस्वीर का कह सकते हैं उसका निर्माण करवा सकता है। और जो भी व्यक्ति होंगे वो व्यक्ति क्या करेंगे, वहां पर आकर अपनी कला का क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसलिए उसने तस्वीर खाने की क्या की थी, शुरुआत। नंबर 2, सूक्ष्म चित्र। इसी सन के दौरान अगर देखा जाए तो अकबर ने सूक्ष्म चित्र, जिसे मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, छोटे छोटे बारीकी से एक एक डिटेल को उन्होंने बताने की कोशिश की और हर एक कह सकते हैं चित्रकार को क्या किया जाता था, उस पर बारीकी से ध्यान देने का उस पर जोर दिया जाता था। ठीक है, नंबर 3, प्रसिद्ध चित्रकार। इसी समय पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे, जिसमें मीर सैयद अली हो गया, आपका अब्दुल समद हो गया। ये सारे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, मुगल लघु चित्रकला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और धीरे धीरे करके उस चित्रकला को बढ़ाने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुगल लघु चित्रकला, अर्थात इसी समय पर कहते हैं उन्होंने नए नए रंगों का प्रयोग किया। जितने ज्यादा नए रंग होते थे उतने नए रंगों को देखकर लोग आकर्षित होते थे। हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जाता था और नए नए रंगों का प्रयोग करके लोगों को उनको और ज्यादा बेहतर कराने का क्या किया जाता था, प्रयास किया जाता था। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमजानामा। अकबर के दौरान अगर देखा जाए तो हमजानामा एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध चित्र था जो उन्होंने अपने टाइम के दौरान बनाया गया था और उसमें लोग बहुत ज्यादा उसे देखकर क्या होते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे और सारे के सारे लोग उसकी चित्रकला को देखकर बहुत ज्यादा क्या होते थे, चौंक जाते थे। अकबर का मुगल लघु चित्रकला में योगदान इस प्रकार है, अर्थात उसने क्या किया, उसने कई सारी चीजें की, उसने कुछ कार्य किए थे, उसको हम इस पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। नंबर 1, नए विषयों का प्रयोग। अकबर ने अपने टाइम पीरियड के दौरान अगर देखा जाए तो उसने नए विषयों का प्रयोग किया। उसने साफ तौर पर यह देखा कि जितने भी लोग होंगे उनके लिए मैं नए नए विषय, यानी उसने राज दरबार के दृश्य बनाए, उन्होंने शिकार के दृश्य बनाए, उन्होंने राज दरबार के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों के दृश्य बनवाए, ताकि लोगों को उसकी चित्रकला के बारे में और उसके राज दरबार के बारे में क्या हो सके, पता चल सके। नंबर 2, नए रंगों का प्रयोग, अर्थात अकबर ने अपने टाइम पीरियड के दौरान नए नए रंगों का प्रयोग किया ताकि लोग उसकी चित्रकला को देखकर इतने ज्यादा चौंक जाए कि धीरे धीरे करके वो संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने में क्या करे, अपनी भूमिका निभाए और सारे के सारे लोग उसकी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंस्पायर हो रहे थे। नंबर 3, चित्रकारों को संरक्षण। अकबर के दरबार के अंतर्गत ऐसा होता था कि अगर कोई व्यक्ति चित्रकार बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है तो उसे वो संरक्षण भी देते थे। मान के चलो एक राजा के लिए उसने बहुत अच्छा चित्र बनाया और दूसरे राजा के लिए नहीं बनाया तो दूसरा राजा उससे चिढ़ जाते थे और चित्रकार को मार देते थे। इस कारण चित्रकारों के लिए अकबर ने क्या किया, संरक्षण की व्यवस्था की थी। नंबर 4, चित्रकला के विकास में योगदान, अर्थात उसने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि चित्रकला में भी व्यक्ति अपना क्या कर सकता है, अपना करियर देख सकता है, अपना भविष्य बना सकता है। वो जितना ज्यादा अच्छा चित्र बनाएगा उतना ज्यादा लोग उसकी ओर क्या होते जाएंगे, इंस्पायर होते जाएंगे। तो उसी चीज को इन्होंने बताने की क्या की है, कोशिश की है। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मुगल लघु चित्रकला में जहांगीर का योगदान, यानी मुगलों के अधीन अगर देखा जाए तो जहांगीर का क्या योगदान था, उसके बारे में बात करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा चित्रों के चारों ओर अलंकरण यानी बॉर्डर की व्यवस्था। अब हुआ क्या कि जहांगीर के दौरान उन्होंने चित्रों के चारों ओर अलंकृत करना, बॉर्डर बनाने शुरू कर दिए थे, जिससे उन्हें एक अच्छी शेप मिलने लगी, उन्हें एक अच्छा दृश्य मिलने लगा और धीरे धीरे करके लोग उनकी चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में क्या हो पाए, समर्थ हो पाए। प्रकृतिवाद अर्थात उसने बहुत सारे प्रकृति के चित्र बनाए थे, यहां तक कि उसने अपने आप को ईश्वर से बराबर बताने की कोशिश भी की थी और उसने प्रकृति को लेकर बहुत सारे चित्र बनाए, जिसमें उसने प्रकृति को इतना ज्यादा अच्छा बताने की कोशिश की कि प्रकृति हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मुगलों के दौरान जहांगीर ने भी अपना योगदान दिया था और अकबर ने भी क्या किया था, अपना योगदान दिया था। उसको हम इन सभी चित्रों के माध्यम से समझने में क्या हो पाए, सफल हो पाए। ठीक है, तो ये चित्रकला वाला क्वेश्चन था जो आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगलों के अधीन सूदखोरी की व्यवस्था का आलोचनात्मक वर्णन करना है। यानी जैसे दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था ना, ऐसे मुगलों में भी कह सकते हैं सूदखोरी की व्यवस्था आई थी। सूदखोरी का मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त होना। तो उसकी व्यवस्था के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। मुगलों ने भी अपने शासन के अंतर्गत बहुत सारी व्यवस्थाओं को बताने का प्रयास किया है, उसके बारे में हम जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। नंबर 1, व्यापारिक मार्गों का विकास। अर्थात उन्होंने साफ तौर पर व्यापारिक मार्ग बनाए, बहुत सारे व्यापारिक मार्गों की स्थापना की ताकि व्यक्ति आसानी से यहाँ पर आ सके और जा सके और उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। नंबर 2, वाणिज्यिक केंद्रों की स्थापना। यानी उसने बहुत सारे ऐसे व्यापारिक केंद्र स्थापित किए जहां पर हर व्यक्ति आकर अपना सामान बेचेंगे और बहुत सारे व्यक्ति आएंगे और वहां पर सामान खरीदेंगे और धीरे धीरे करके दोनों व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ेंगे, मिलेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और अपने साम्राज्य को व्यापारिक तौर पर आगे बढ़ाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। नंबर 3, व्यापारिक संगठनों का गठन। अर्थात साफ तौर पे उसने ये बताने का प्रयास किया कि जितने भी व्यापारिक संगठन थे उसका गठन किया गया। वो ये बताने का प्रयास करते कि जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सारे बाजार की स्थापना की, हाट जिसे कहा जाता था, और इसी में व्यक्ति आकर अपने सामान को क्या कर सकता है, बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है। सूदखोरी के साथ वाणिज्यिक प्रथाओं का संबंध। अर्थात साफ तौर पे बताया गया कि सूदखोरी के साथ वाणिज्यिक प्रथाओं का संबंध, यानी उस टाइम पर सूदखोरी की जो व्यवस्था थी उसमें व्यापार से किस प्रकार उसका जुड़ाव था उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, सूदखोरी की प्रथा। अर्थात यहां पर जो भी व्यापारी अगर अपने व्यापार को शुरू करने की कोशिश करता था तो उसे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था और ब्याज पर वो जमींदार से लेगा या किसी साहूकार से लेगा, किसी से भी वो पैसा लेता था, तो उस पैसे की जो कह सकते हैं ब्याज की रकम होती थी वो देने वाले के अनुसार निर्धारित की जाती थी। ये सूदखोरी की क्या थी, व्यवस्था थी। नंबर 2, वाणिज्यिक प्रथाओं का प्रभाव। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने सामान को खरीदने जा रहा है तो या फिर अपना व्यापार स्थापित करना चाहता है तो उसे अपने कुछ सामान को गिरवी रखना पड़ता था, जैसे सोना चांदी, कुछ भी घर के कागजात वगैरह उन्हें गिरवी रखने पड़ते थे, तभी जाकर उन्हें पैसा क्या मिलता था, उधार मिलता था और उस पैसे के माध्यम से वो अपना व्यापार कर सकते थे। ये व्यवस्था थी। नंबर 3, सूदखोरी के परिणाम। यानी ब्याज पर पैसा लेने से कुछ लोगों को फायदा हुआ और कुछ लोगों को नुकसान हुआ। जिनका व्यापार अच्छा चल गया उनको फायदा होने लगा और जिनका व्यापार अच्छा नहीं चला वो कर्ज के बोझ में दबते चले गए। इस कारण क्या हुआ, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए और कुछ लोगों को इससे फायदा हुआ और कुछ लोगों को क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया। एक दो क्वेश्चन और रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मुगल अफगान संघर्ष की चर्चा कीजिए और द्वितीय अफगान साम्राज्य में शेरशाह की क्या भूमिका थी उसके बारे में बात करनी है। तो अफगानिस्तान से पहले बहुत सारे शासक आए थे जिन्होंने पहले साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब उसी के बाद शेरशाह सूरी भी आया था, उसने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। उसके बारे में बात करते हैं, एक एक करके इसके पॉइंट समझते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, पहला है चौसा का युद्ध। सन 1539 में जो शेरशाह सूरी था उसने हुमायूं को हराया और चौसे में हराने के पश्चात उसे यहां से भारत से भागने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया और सारी की सारी शासन की बागडोर किसके हाथ में आ गई थी, हुमायूं के हाथ में आ गई थी। नंबर 2, बिलग्राम का युद्ध। अब क्या हुआ, चौसा के युद्ध हारने के बाद जो हुमायूं था उसने क्या किया, बिलग्राम से बिलग्राम से उसने चुनौती दी, किसको दी, शेरशाह सूरी को। और जो शेरशाह सूरी था उसने 1540 में पूर्ण रूप से हुमायूं को हराया। हराने के बाद बिलग्राम को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया और वहां पर अपना दबदबा कायम किया। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। अगर देखा जाए सन 1540 में द्वितीय अफगान शासक जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं उसने 1540 से लेकर 1555 तक पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम किया और द्वितीय अफगान साम्राज्य की क्या की, स्थापना की। शेरशाह की भूमिका, सैन्य क्षमता। उसने अपने साम्राज्य में सैनिकों को इतना ज्यादा प्रबल बनाया, इतना ज्यादा ट्रेनिंग दी थी कि उसके सैनिक उसको आगे बढ़ाने में ज्यादा एफर्ट कर रहे थे और धीरे धीरे करके उसके साम्राज्य का क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे।
प्रशासनिक कौशल, उसने हर एक स्थान पर एक व्यक्ति को क्या किया था, अपॉइंट किया था। वो व्यक्ति वहां पर क्या करता था, उन लोगों से कर लेता था। जैसे हमने अमरनायक में पढ़ा था, इकतार प्रणाली में पढ़ा था, यहाँ पर भी उसने क्या किया, एक व्यक्ति को अपॉइंट किया। वो व्यक्ति क्या करेगा, लोगों से कर वसूलेगा, कर वसूल के किसको देगा, राजा को देगा। किसको, कौन से राजा को, शेरशाह सूरी को। और अगर वो उसको देगा और धीरे धीरे करके उसके साथ रहेगा तो उसका विस्तार होगा। लेकिन जब कभी ये बगावत करते थे तो इन्हें इनके पद से क्या कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते। दूरदर्शिता, अर्थात जो शेरशाह सूरी था उसने दूरदर्शी था, वो भारत के विस्तार के लिए बहुत ज्यादा नीतियां चलाता था और धीरे धीरे करके संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम करना चाहता था। कौन, शेरशाह सूरी। द्वितीय अफगान साम्राज्य की विशेषता है, ठीक है, मजबूत सैन्य संगठन। उसने इतना ज्यादा मजबूत सैन्य संगठन कर रखा था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके ऊपर दबदबा करने की कोशिश करता था या अटैक करने की कोशिश करता था, उसे अटैक करने से पहले कम से कम 10 से 12 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि उसकी शक्ति जो थी वो बहुत ज्यादा हुमायूं से क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, नंबर 2, कुशल प्रशासन। उसने छोटी छोटी इकाइयों में बांट रखा था, हर व्यक्ति को छोटे छोटे सैनिक इकाइयों में बांटा और बांटने के पश्चात सबके ऊपर बराबर से ध्यान दिया। जो व्यक्ति काम चोरी करता था उन्हें निकाल दिया जाता था, जो व्यक्ति काम चोरी नहीं करेगा उसे पद पर, बड़े पद पर क्या किया जाएगा, धीरे धीरे के आसीन किया जाएगा। आर्थिक विकास, साम्राज्य में लोगों से कर वसूलने के लिए उसने नीतियां बनाई और लोगों के लिए क्या किया, कर व्यवस्था में छूट की। अगर आप इस बार नहीं चुका सकते अगली बार चुका देना, और अगली बार नहीं चुका पाओगे तो उससे अगली बार चुका देना। कई बार तो उनका कर क्या कर दिया गया था, माफ कर दिया गया था। तो ये शेरशाह सूरी की क्या थी, विशेषताएं थी। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं इस पूरी बुक के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 12वीं से 15वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत के व्यापारी और विदेशी व्यापारी के बीच में किस प्रकार के संबंध थे उसके बारे में बात करनी है। तो हम ये देखेंगे भारत में व्यापार किस प्रकार हो रहा था उसके बारे में पढ़ते हैं। एक एक करके इसके भी पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, विदेशी व्यापार। भारत का अगर देखा जाए तो 12वीं से 15वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार हो रहा था, और इसी व्यापार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भारत का जुड़ाव यूरोप से भी हुआ, वो चीन से भी व्यापार करता था, अफगान क्षेत्रों से भी व्यापार करता था, इसके साथ साथ वो सऊदी अरब के यानी अरब इलाकों से भी व्यापार करता था। तो उन्हीं व्यापारिक मार्गों से उनका क्या हुआ, विस्तार हुआ। उनके कुछ पॉइंट्स है, एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, समुद्री व्यापार। भारत का अगर देखा जाए तो व्यापार समुद्र के इलाके से बहुत ज्यादा होता था, जिसमें कालीकट हो गया, कोचीन हो गया, चोलमंडल हो गया। ये कुछ ऐसे भारत के व्यापारिक स्तर थे जहां से ये क्या कर रहे थे, ज्यादा मात्रा में व्यापार कर रहे थे। तो ये प्रमुख बंदरगाह थे जहां से वो व्यापार कर रहे थे। नंबर 2, व्यापारिक मार्ग। भारत का अगर व्यापारिक मार्ग देखा जाए तो मध्य पूर्व एशिया तक फैला हुआ था, चीन तक फैला हुआ था और धीरे धीरे करके अरब में भी फैला था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है। तो भारत का व्यापार इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा था कि संपूर्ण क्षेत्र पर उसका दबदबा क्या होता गया, बढ़ता गया। नंबर 3, व्यापारिक वस्तुएं। इन सारे व्यापार में ये लोग अलग अलग प्रकार की धातुएं और वस्तुओं को बेचते थे, जिसमें आपका हो गया कपड़ा, मसाले, कपास। देखो मसाले और कपास तो बहुत ज्यादा मात्रा में बिकता था भारत से। इसके साथ साथ एक और कीमती चीज हाथी दांत का भी यहाँ पर क्या होता था, व्यापार होता था। और हाथी दांत एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं वैल्यूएबल थिंग थी, जो सबसे ज्यादा मात्रा में लोगों को क्या पहुंचाती थी, लाभ पहुंचाती थी। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्यापारिक समुदाय, अर्थात भारत का अगर देखा जाए तो व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा था और व्यापारिक समुदाय के रूप में उभर कर आ रहे थे। धीरे धीरे करके संपूर्ण क्षेत्र पर इनका दबदबा बढ़ता गया और इन्होंने कई प्रकार के सामान को, उत्पादों को बेचना शुरू किया, जिसमें अरब व्यापारी अधिक मात्रा में अपना सामान क्या करते थे, भारत में बेचते थे और बहुत सारे सामान को क्या करते थे, भारत से खरीदते थे। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। नंबर 1, व्यापारिक जातियां। इसी के कारण कहा जा सकता है कि भारत में बहुत सारी व्यापारिक जातियों की शुरुआत हुई, जिसमें बनिया हो गया, बोहरा हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसी प्रमुख जातियां थी जो भारत में व्यापार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। नंबर 2, व्यापारिक संगठन। थोड़ी थोड़ी जगह पर व्यापारिक संगठन की शुरुआत हुई, लोगों ने अपने व्यापारिक ग्रुप बनाने शुरू कर दिए और एक साथ ग्रुप में व्यापार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ताकि हर व्यक्ति अपना सामान वहां पर बेच सके और बहुत सारे व्यक्ति वहां पर सामान खरीदने के लिए आ सके। नंबर 3, विदेशी व्यापारी समुदाय। अर्थात उन्होंने साफ तौर पर बताने की कोशिश की, भारत में चीनी व्यापारी, फारसी व्यापारी, अरबी व्यापारी, ये सारे व्यक्ति आते थे, अपना सामान बेचते थे और हमारे सामान को यहाँ से लेकर जाते थे। इसलिए व्यापार का बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा था, बढ़ोतरी हो रही थी और धीरे धीरे करके हर क्षेत्र पर व्यापार को बढ़ाया जा रहा था। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। इससे हमारे देश पर कुछ आर्थिक प्रभाव पड़ा, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, आर्थिक विकास। इस व्यापार के माध्यम से आर्थिक विकास हुआ, लोगों को रोजगार के अवसर मिलने लगे, धीरे धीरे करके वो ज्यादा मात्रा में पैसा कमाने लगे और उनका बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होने लगा, विस्तार होने लगा। नंबर 2, नगरों का विकास। जिस जिस क्षेत्र में यहाँ पर कह सकते हैं व्यापार बढ़ता था, वैसे वैसे करके उस क्षेत्र पर कह सकते हैं नगरों का विकास होने लगा और धीरे धीरे करके लोगों की क्षमता में वृद्धि हुई और नए नए नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। सांस्कृतिक प्रभाव, अर्थात साफ तौर पर बताया गया कि हर प्रकार के व्यापार में संस्कृति का आदान प्रदान होता था। हमारी संस्कृति की चीजें वहां जाती थी, वहां की संस्कृति की चीजें यहाँ आती थी, इसलिए संस्कृति का क्या होता, आदान प्रदान, और लोगों को इससे बहुत ज्यादा क्या होता था, फायदा होता था।
कला और वास्तुकला, अर्थात साफ तौर पे बताइए कि लोगों को कई सारी कलाओं को यहाँ पर विस्तारित करने का मौका मिला और नई नई वस्तुओं को कह सकते हैं इस्तेमाल करने का उन्हें क्या मिला, मौका मिला। क्योंकि व्यापार में हर प्रकार की चीजों को यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लेते भी और साथ के साथ देते भी है। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अन्य कुछ व्यापारिक समुदाय थे उसके बारे में बात करते हैं। गुजराती व्यापारी, गुजराती व्यापारी वो व्यापारी थे जो गुजरात से व्यापार करते थे और धीरे धीरे करके इनका भी कह सकते हैं अरब क्षेत्र से इनका व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता था, बढ़ता गया था। दूसरा बंगाली व्यापारी, बंगाली व्यापारी वो व्यापारी थे जो बंगाल के क्षेत्र से व्यापार करते थे। इनका चीन की तरफ और कह सकते हैं जो आपका म्यांमार हो गया, इस जगह पर इनका बहुत ज्यादा क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है, अगला है आपका पारसी व्यापारी। पारसी व्यापारियों से भी इनका व्यापार होता था जिसमें कपड़े, मसाले, कपास, अन्य प्रकार की चीजों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। वो इन सब चीजों का क्या कर रहे हैं, उनका आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका विदेशी व्यापारी और भारतीय व्यापारियों का प्रभाव। अर्थात इससे क्या हुआ, विदेशी व्यापारी और भारतीय व्यापारी दोनों एक साथ जुड़ गए और नए नए व्यापारिक मार्गों की शुरुआत हुई। और इसी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत में व्यापार को अधिक से अधिक मात्रा में क्या मिलने लगा, मौका मिलने लगा बढ़ने का और धीरे धीरे करके चीजों को बेहतर करने का अवसर मिला। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। 12वीं से 15वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत का व्यापार इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा था कि संपूर्ण क्षेत्र में मसाले, कपास और अन्य प्रकार की चीजों को बेचा गया और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत का व्यापार संपूर्ण क्षेत्र में क्या होता गया, फैलता गया। ठीक है, इस पूरी बुक के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पढ़ सके और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। मैंने आज ये वीडियो बनाई है और देख लेना, एग्जाम के बाद में इसका रिव्यू डालूंगा और इसी में से सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी राजनीतिक विज्ञान के ऊपर होने वाली है। थैंक यू।